हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है पगला एक्सप्लेन चैनल पे। तो आज हम लोग फिर से एक और न्यू मानवा को एक्सप्लेन करेंगे और इस मानवा का नाम है मॉन्स्टर पैराडाइज और ये 10 to 10 मानवा है, इसीलिए तुम्हें देखने में मजा आएगा, बस पहले से किसी ने एक्सप्लेन ना की हो। एपिसोड की शुरुआत में मेन कैरेक्टर लिन के पास एक मैसेज आता है जिसके अंदर सिस्टम उसे पूछता है कि वो दूसरी दुनिया के अंदर जाना चाहता है। लिन हमें बताता है कि वो पिछले आधे साल से एक कार्ड गेम खेलते हुए आ रहा है, लेकिन वो काफी ज्यादा अनलकी है, इसीलिए सिस्टम हमेशा उसे वीक का ही टाइटल देता है। खैर लिन को ऐसा लगता है कि सिस्टम उसकी दोबारा बेइज्जती कर रहा है उसे कमजोर कहते हुए, और वो इसी चक्कर में यस का बटन दबा देता है। सिस्टम लिन को बताता है कि वो रेडी है, वो कैंडिडेट के तौर पे चुन लिया गया है, लेकिन दूसरी दुनिया में जाने से पहले उसे चीट मेनू का इस्तेमाल करना पड़ेगा, जिससे लिन का मुंह बन जाता है क्योंकि अब सब कुछ लक के ऊपर ही डिपेंड होने वाला था और वो सबसे बड़ा अनलकी है। इसके बाद लिन गुस्से में इधर उधर उंगली मारने लगता है और चीट मेनू को शुरू करता है। इसके बाद चीट मेनू होना शुरू करता है और वो वेन के लिए एक दुनिया को डिसाइड करने लगता है। जिसके बाद लिन के पास एक काला कार्ड आता है। लिन कहता है कि मेरे ऊपर हंस रहे हो क्या। जिसके बाद हमें पता चलता है कि वो काला कार्ड असल में एक ऐसी दुनिया थी जहाँ पे कई सारे मॉन्स्टर रहते हैं जिसको मॉन्स्टर पैराडाइज कहा गया है, और लिन को वहीं पे टेलीपोर्ट किया जा रहा है और लिन का कोड नंबर था 142847। इसके बाद अगला सीन उस दुनिया का होता है जहाँ पे मॉन्स्टर रहते हैं। हम लोग वेन को देखते हैं जो दूसरी दुनिया के अंदर ट्रांसपोर्ट हो गया था और वो एक ताकतवर फाइटर बन के चीट कोड्स का इस्तेमाल कर रहा था, लेकिन हमें बाद में पता चलता है कि वेन ने जो खतरनाक चाकू ले रखी थी वो असल में घर के अंदर सब्जियां काटने के लिए थी। और लिन को यहाँ पे आए हुए एक हफ्ता हो गया है, लेकिन वो एक हफ्ते से सिर्फ घर के काम कर रहा है और कुछ भी नहीं, लेकिन उसकी बुरी किस्मत ने उसका साथ अभी तक नहीं छोड़ा था। सिस्टम उसे बताता है कि इसेकाई के अंदर आने के बाद उसका जो लाइफ साइकिल व्हील है वो डिस्ट्रॉय हो चुका है, यानी कि उसकी जो उम्र है वो घट चुकी है और उसके पास जीने के लिए सिर्फ 90 दिन बचे हैं। लाइफ साइकिल व्हील इस दुनिया के अंदर बहुत ज्यादा मायने रखता है क्योंकि इसकी मदद से लोगों को पहले ही पता चल जाता है कि वो लोग कितने दिनों तक जीने वाले हैं या फिर उनकी जो एबिलिटीज होंगी वो कितनी ज्यादा अच्छी होंगी। लिन हमें बताता है कि वो जिस बॉडी के अंदर टेलीपोर्ट हुआ है वो असल में एक फर्स्ट ईयर फ्रेशमैन की थी जो कि अभी अभी ही हंटर रिजर्वेशन एकेडमी से ग्रेजुएट हुआ है, लेकिन जब उसे फुल स्कोर मिले थे उसी दिन उसके ऊपर एक खतरनाक हमला हो गया जिसके बाद उसकी लाइफ साइकिल टूट गई और वो कमजोर हो गया। जिसके बाद लिन एक दरवाजा खटखटाता है और कहता है कि जिन जल्दी से बाहर आओ, खाने का टाइम हो गया। लेकिन जब वो दरवाजा खोल के देखता है तब उसे पता चलता है कि उसकी छोटी बहन कपड़े चेंज कर रही थी। इसके बाद वो अपने बड़े भाई के ऊपर तौलिया फेंक के मारती है और उससे कहती है कि कम से कम बाहर रहो। जिसके बाद लिन की छोटी बहन जिन खाना खाते हुए भी उसके ऊपर गुस्से में रहती है और उसे कहती है कि अब वो एक छोटी बच्ची नहीं है, कम से कम दरवाजा खटखटा के अंदर आया करो। लिन उसे कहता है कि पहले खाना खा लो, गुस्सा बाद में करना। उसी टाइम पे लिन की नजर उसकी एम्बरर रिंग के ऊपर पड़ती है और उसको तुम इस तरह से समझ सकते हो कि ये तुम्हारा स्मार्टफोन होने के साथ साथ आधार कार्ड भी है, क्योंकि इसी के अंदर हर किसी पर्सन की आइडेंटिटी और जितने भी सर्टिफिकेट्स होते हैं वो सभी स्टोर किए जाते हैं और इसी के दौरान न्यूज देखी जाती है। जिन जब अपनी रिम को ओपन करती है तब उसके अंदर न्यूज दी जा रही थी कि उनके इलाके के अंदर कई सारे मॉन्स्टर्स ने हमला कर दिया है, इसीलिए सभी को यही एडवाइस दी जा रही थी कि सभी लोग अपने घर के अंदर रहें और जो भी लोग ट्रैवल कर रहे हैं वो जल्दी से जल्द किसी सेफ जगह पे पहुंच जाएं। जिन को इस चीज से काफी ज्यादा चिंता होने लगती है क्योंकि ये इलाका उनके घर के बिल्कुल पास ही में था। लिन उसे कहता है कि उसे चिंता करने की जरूरत नहीं है, मॉन्स्टर हंटर्स को ये इन्फॉर्मेशन दे दी गई है और वो लोग जल्द ही यहाँ पे आके पूरी तरीके से चीजों को संभाल लेंगे, और इसके अलावा जो बैरियर बनाए गए हैं मॉन्स्टर उनको इतनी आसानी से तोड़ नहीं सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद ये इलाका एक डी रैंक का इलाका है जो कि बिल्कुल बराबर है एक छोटी सिटी के लेवल पे, जो कि 1000 लोगों को संभालता है और ये सबसे ज्यादा सेफेस्ट जगह मानी जाती है। लेकिन अगर कोई हाई लेवल का मॉन्स्टर या फिर स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर आ जाता है तो फिर ये पूरा इलाका हंटर्स के आने से पहले ही वाइप आउट हो जाएगा। जिसके बाद लिन अपने काम में लग जाता है और जिन उसे बताती है कि वो अपना होमवर्क करने के लिए जा रही है। लिन हमें बताता है कि इन्फॉर्मेशन के मुताबिक सिल्वर हंटर्स का ग्रुप यहीं पे है, इसीलिए उन्हें आने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा और वो लोग आसानी के साथ इस जगह को और ये बवाल को संभाल लेंगे। लिन हमें ये भी बताता है कि मॉन्स्टर्स को मार के लाइफ स्पैन क्रिस्टल मिलता है जिसकी मदद से वो लोग अपने लाइफ स्पैन को बढ़ा भी सकते हैं। लेकिन लिन अपनी कमजोर बॉडी के साथ एक ब्लैक स्टील स्टेज के मॉन्स्टर को भी नहीं मार सकता है जो कि लोवेस्ट लेवल का मॉन्स्टर होता है। लेकिन इसके बावजूद लिन यही सोचता है कि वो यहाँ पे बैठे बैठे मरने का इंतजार थोड़ी नहीं कर सकता है, लेकिन उसी टाइम पे उसे जिन के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। इसीलिए लिन भागते हुए कमरे के अंदर जाता है और जब वो दरवाजा तोड़ के अंदर देखता है तब उसे पता चलता है कि जिन
के ऊपर एक मॉन्स्टर ने हमला कर दिया है। लिन जल्दी से आगे बढ़ता है और वो एक स्कूल बैग को सामने करते हुए जिन को प्रोटेक्ट करने लगता है। ये असल में एक वैम्पायर मॉन्स्टर था जो कि अपनी ब्लैक स्टील स्टेज पे था, लेकिन इसके बावजूद लिन अपनी कमजोर बॉडी के साथ इसके खिलाफ नहीं जी सकता था। इसीलिए वो जिन को उठाता है और वो भागते हुए उसे एक कमरे के अंदर बंद कर देता है और उसे बताता है कि वैम्पायर मॉन्स्टर उसके खून की वजह से उसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, इसीलिए वो इस कमरे के अंदर छुप जाए, तब तक वो इसे भगाने का कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लेगा। लेकिन लिन को पता था कि अगर वो सामने से लड़ाई करता है तो फिर उसके पास जीतने का एक भी मौका नहीं है, इसीलिए वो मॉन्स्टर को अपनी तरफ बुला के ललचाने लगता है। मॉन्स्टर उसके ऊपर हमला करता है, लेकिन लिन सही टाइम पे वहाँ से भाग लेता है। लेकिन वो मॉन्स्टर लिन का पीछा नहीं छोड़ता है, तो फिर लिन अपने पास से एक कट्टा बाहर निकालता है और मॉन्स्टर के ऊपर शूट करने लगता है। लेकिन वो मॉन्स्टर अपने ऊपर एक बैरियर टाइप का कुछ बना लेता है, जिसकी वजह से उसके ऊपर जो गन शूट हो रही थी वो मॉन्स्टर के ऊपर बिल्कुल भी असर नहीं करती है। जिसके बाद वो मॉन्स्टर अपने पास से ब्लड की पावर का इस्तेमाल करता है, जिसका नाम ब्लड पावर एम्बोडाइट था, और इसकी मदद से कोई भी मॉन्स्टर अपने आप को अपग्रेड कर सकता था, और ये एबिलिटी सिर्फ वैम्पायर टाइप के मॉन्स्टर्स के पास ही होती है। जिसके बाद अब लिन की और भी ज्यादा फटने लगती है, क्योंकि अब तो वो हाई लेवल पे जा चुका है, इसीलिए वो अपनी जान बचा के हुए इधर उधर भागने लगता है। और इस दुनिया के अंदर मॉन्स्टर्स की रैंक कई ज्यादा होती है, जो मैं तुम्हें धीरे धीरे बता दिया करूंगा। लिन जल्दी से भागते हुए एक खिड़की को तोड़ के घर से बाहर आ जाता है, इस वजह से वो मॉन्स्टर भी लिन के पीछे पीछे घर से काफी ज्यादा दूर आ जाता है। जिसके बाद वो मॉन्स्टर लिन के ऊपर अपने पंजे से हमला करता है, लेकिन लिन उसे डॉज कर लेता है। साथ ही में वो अपने कट्टे का इस्तेमाल करते हुए मॉन्स्टर के ऊपर जब शूट करता है तब मॉन्स्टर उन्हें फिर से ब्लॉक कर लेता है। लेकिन लिन को ये बात समझ में नहीं आती है कि ये मॉन्स्टर ब्लैक स्टील पे होने के बावजूद इतना ज्यादा कमजोर क्यों है। दरअसल मॉन्स्टर को पहले से ही चोट लगी हुई थी, इसीलिए ये काफी ज्यादा कमजोर हो गया था। इसलिए लिन को समझ में आ जाता है कि ये हंटर एसोसिएशन के अटैक से बच के भागा होगा, और लिन इसी बात का फायदा उठाते हुए उसके ऊपर धड़ाधड़ गोलियां बरसाने लगता है, क्योंकि लिन को पता था कि अब वो यहाँ पे लंबे टाइम तक टिक सकता है, तो उसके पास जीतने के चांसेस हैं। इसीलिए वो जितनी हो सके उतनी कोशिश कर रहा था कि वो खुद को जिंदा रखे, तभी वो इस मैच को जीत सकता था। लेकिन उसी टाइम पे वो मॉन्स्टर लिन के ऊपर हमला करता है, जिससे लिन पीछे जाके गिरता है और वो मॉन्स्टर उड़ते हुए लिन के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन उसी टाइम पे लिन अपने पास से दोबारा गन बाहर निकालता है और कहता है कि मैं नहीं मरने वाला। जिसके बाद लिन दोबारा अपने कट्टे का इस्तेमाल करते हुए मॉन्स्टर के ऊपर गोलियां बरसाने लगता है। वो मॉन्स्टर दोबारा अपनी शील्ड का इस्तेमाल करता है, लेकिन एक गोली उसकी शील्ड को चीरते हुए उसके सीने पे जाके लगती है। जिसके बाद वो मॉन्स्टर नीचे गिर जाता है और वो काफी ज्यादा घायल हो जाता है। इसी वजह से उसकी बॉडी से काफी ज्यादा खून होता है और वो आखिर में नीचे गिर के मारा जाता है। लेकिन लिन कंफर्म करने के लिए उसके मत्थे के ऊपर दोबारा गोली पेल देता है, और जिससे वो मॉन्स्टर कंफर्म मारा जाता है। मॉन्स्टर को मारने के तुरंत बाद ही लिन का सिस्टम भी एक्टिवेट हो जाता है और अब वो चीट्स का इस्तेमाल कर सकता था। इसके बाद लिन के पास उसका सिस्टम का अवतार आता है, जो कि दिखने में माइटी राजू की तरह लग रहा था, क्योंकि ये बिल्ला है और ऊपर से इसने सुपरमैन की कॉस्ट्यूम पकड़ रखी है। खैर वो सिस्टम लिन को बताता है कि उसके पास जो रिवॉर्ड आएंगे कार्ड के तौर पे आएंगे, जिनको वो इस्तेमाल करेगा, और रिवॉर्ड बिल्कुल लक के ऊपर डिपेंड होने वाला था। इसमें लिन की कोई भी होशियारी नहीं चलेगी। लिन को पूरे 3 कार्ड्स मिलते हैं, जिनमें से एक का कलर गोल्ड कार्ड था, यानी कि ये काफी ज्यादा हाई लेवल का कार्ड था, और बाकी जितने कार्ड थे वो सभी नॉर्मल थे। सिस्टम लिन को बताता है कि उसे एक यूनिक कार्ड मिला है, जो कि है मॉन्स्टर कार्ड। इसके बाद लिन अपने कार्ड को चेक करता है, तब उसके ऊपर उसका नाम लिखा हुआ था और सारी जानकारी दी हुई थी, और इसका रेट जो है यानी कि जो रेटिंग होती है वो इतनी कमजोर थी कि बिल्कुल बेकार कूड़ा। साथ ही में लिन को एक दूसरा कार्ड मिलता है, जो कि उसी वैम्पायर डीमन का कार्ड था, और लिन इसको अपने समन मॉन्स्टर की तरह समन कर सकता है। और इसकी कॉम्बैट एबिलिटी ग्रीन कॉपर 3 स्टार की थी, लेकिन इसके बावजूद ये कार्ड कूड़ा था। लिन सिस्टम से पूछता है कि रेटिंग का मतलब क्या होता है, तो फिर सिस्टम उसे बताता है कि व्हाइट कॉमन है, ग्रीन रेयर है, ब्लू हिस्टोरिकल है, पर्पल लेजेंडरी है, ऑरेंज गॉडली है। इसका मतलब ये हुआ कि जो लिन का जो कार्ड है वो बिल्कुल कूड़ा है। तभी लिन को याद आता है कि वो अभी भी एक कार्ड को ड्रॉ कर सकता है, यानी कि चांस मारना, और शायद से वो हाई लेवल का कार्ड भी हो सकता है। लेकिन सिस्टम उसे बताता है कि वो चीज भी उसके लक के ऊपर डिपेंड करती है, और हमें तो पता ही है कि लिन का लक ना के बराबर है। जिसके बाद लिन अपने लक को लेके रोग आ रहा था कि उसी टाइम में सिस्टम उसे बताता है कि कोई उसके पास आ रहा है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो बंदा लिन के पास आया था वो असल में कोई बंदा नहीं था, वो एक बंदी थी, जो कि लिन से पूछती है क्या तुमने इस अकेले वैम्पायर मॉन्स्टर को मारा है। वो लड़की अपना नाम ली लैंग बताती है, और लिन को बताती है कि उसे रिक्वेस्ट मिली थी कि इस जगह के ऊपर एक वैम्पायर ने हमला किया है, इसीलिए वो यहाँ पे इस वैम्पायर मॉन्स्टर को मारने के लिए आई थी। लिन बताता है कि ये उसकी बहन हो सकती है जिसने रिक्वेस्ट भेजी होगी, क्योंकि उनके ऊपर इस वैम्पायर मॉन्स्टर ने अटैक किया था। वहीं पे लिन हमें बताता है कि हंटर एसोसिएशन का सबसे ज्यादा
फेमस सिल्वर हंटर ली लैंग ही है, लेकिन उसने कभी सोचा भी नहीं था कि वो एक लड़की होगी। ली लैंग लिन से दोबारा पूछती है क्या उसने सच में इस वैम्पायर मॉन्स्टर को मारा है। लिन बताता है कि ये वैम्पायर मॉन्स्टर पहले से ही घायल था, इसीलिए वो लकी था और जब वो लड़ रहा था तब उसने आसानी के साथ इसे मार दिया। वहीं पे ली लैंग को लिन की बातों के ऊपर यकीन नहीं होता है, क्योंकि वो पहले तो ब्लैक स्टील स्टेज पे नहीं पहुंचा था, उसके बाद उसका लाइफ साइकिल भी बहुत ज्यादा कमजोर था, ना के बराबर। इसीलिए उसे लिन की बातों पे यकीन नहीं हो रहा था कि लिन बस लकी था और उसने आसानी के साथ एक वैम्पायर मास्टर को मार दिया। इसके बाद ली लैंग लिन से दोबारा पूछने लगती है कि मुझे डिटेल में बताओ कि तुमने इसे कैसे मारा है। खैर उसी टाइम पे लिन को दोबारा से जिन के बारे में याद आता है, इसीलिए वो भागते हुए वहाँ से निकल जाता है और ली लैंग से कहता है कि जब वो अपनी बहन को ठीक देख लेगा तब वो उसके साथ दोबारा बात करेगा और उसे सारी इन्फॉर्मेशन दे देगा। उसी टाइम पे हम लोग जिन को देखते हैं और उसे इस बात से काफी ज्यादा दुख हो रहा था कि इस घर के अंदर वो लोग 32 साल से रहते हुए आ रहे हैं, वो अब पूरी तरीके से टूट के बिखर गया है। उसी टाइम पे लिन भागते हुए जिन के पास आता है और वो जैसे ही अपने भाई को सही सलामत देखती है तो उसके गले लग जाती है। जिन आंसू बहाते हुए लिन से कहती है कि उसे लगा था कि वो मारा गया है। लिन उसे कहता है कि चलो चलो ठीक है, जल्दी से आंसू बहाना बंद करो, मेरी टी शर्ट गंदी हो रही है। उसी टाइम पे वहाँ पे ली लैंग आती है और वो जैसे ही देखती है कि घर के हालात बहुत ज्यादा खराब है और वो कुछ ही मिनटों के अंदर नीचे भी गिर सकता है, तो वो अपने पास से कोई चीज बाहर निकालती है। इसके बाद वो उन दोनों से कहती है कि उन्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लिन ने एक ग्रीन कॉपर लेवल के मॉन्स्टर को मारा है, वो भी खुद से, तो फिर घर को ठीक करना कोई बड़ी परेशानी नहीं होगी। दरअसल इस वर्ल्ड के अंदर सरकार बहुत ज्यादा अच्छी है। जिनको जैसे ही ये बात पता चलती है तो वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और ली लैंग को बताने लगती है कि उसका बड़ा भाई फर्स्ट फ्रेशर है जो कि हंटर एकेडमी से ग्रेजुएट हुआ है। बेसिकली जिन ली लैंग के सामने लिन की तारीफ कर रही थी ताकि लिन और भी ज्यादा माचो लगे और ली लैंग उसे पसंद करने लगे। खैर जब लिन ली लैंग से पूछती है कि वो यहाँ पे किस लिए आई है तो ली लैंग जिनको बताती है कि वो सिल्वर हंटर है और उसे रिक्वेस्ट मिली थी, इसीलिए वो यहाँ पे मदद करने के लिए आई थी। जिसके बाद ली लैंग अपने पास से कोई चीज निकालती है और वो उन दोनों के घर को स्कैन करने लगती है। वहीं पे जिन को जैसे ही पता चलता है कि ली लैंग एक बहुत ज्यादा फेमस हंटर है तो उसे अपनी आंखों के ऊपर यकीन नहीं होता है कि वो उसे खुद एकदम इंसानी रूप में देख रही है, यानी कि टीवी पे ना। लिन ली लैंग से पूछता है कि ये जो इक्विपमेंट है वो गोल्ड रैंक पे है ना। इस पे ली लैंग उसे बताती है कि हाँ ये गोल्ड रैंक पे तो है, लेकिन इसके बावजूद ये सिर्फ स्कैनिंग और आसपास के एरिया को चेक करने के काम में ही आता है। जिसके बाद ली लैंग उन लोगों को बताती है कि स्कैनिंग पूरी हो चुकी है और वो इस डेटा को हंटर एसोसिएशन के हवाले कर देगी। जिसके बाद वो लोग यहाँ पे अगले दिन आएंगे और उन लोगों को कंपनसेट करेंगे जो उन लोगों को परेशानी हुई है। खैर इस दुनिया के अंदर जो लाइफ स्पैन क्रिस्टल होते हैं वो भी बहुत ज्यादा महंगे बिकते हैं, यहाँ तक कि एक नॉर्मल ब्लैक स्टील का इक्विपमेंट भी खरीदने के लिए इन लोगों को लाइफ स्पैन क्रिस्टल का ही इस्तेमाल करना पड़ता है, जो कि फ्रेगमेंट के तौर पे होते हैं। और जिनके पास लाइफ स्पैन फ्रेगमेंट नहीं होते हैं वो बहुत ज्यादा गरीब होते हैं। लेकिन ली लैंग आगे से हंसते हुए कहती है कि लाइफ स्पैन क्रिस्टल और फ्रेगमेंट वो तो अपने पास बहुत ज्यादा भरे पड़े हैं और ये इतने ज्यादा रेयर नहीं होते हैं। इसे जिन और भी ज्यादा हैरान होती है क्योंकि ये बहुत ज्यादा महंगे बिकते हैं और ये लोग तो गरीबी की गहराइयों में डूबे हुए हैं। ली लैंग जिनकी बातों से खुश हो जाती है और उससे कहती है क्योंकि तुमने मुझे सिस्टर कहा है इसीलिए मैं तुम्हें 3 साल का लाइफ स्पैम क्रिस्टल ऐसे ही दे देती हूँ। वहीं पे लिन अपने मन के अंदर सोचता है कि मेरी छोटी बहन इतनी भी मासूम नहीं है, उसे अच्छे से पता है कि तारीफ कहाँ की जाती है। इसके बाद ली लैंग दोबारा लिन के पास जाती है और उसे कहती है कि तुमने जिस वैम्पायर को मारा है उसमें कोई शक तो नहीं है। जिस पे लिन ली लैंग से कहता है कि तुम बताओ तो सही तुम क्या ढूंढना चाहती हो, तुम्हें फालतू में इधर उधर सवाल घुमाने की जरूरत नहीं है। जिस पे ली लैंग सीधा कहती है कि वो जो मॉन्स्टर था वो 3 ग्रीन कॉपर पे था, इसीलिए उसे मार पाना बहुत ज्यादा नामुमकिन है। यहाँ तक कि उसके जैसे सिल्वर हंटर्स को भी ऐसे मॉन्स्टर के साथ फाइट करने में डिफिकल्टी आती है। लेकिन वह पे लिन जो कि अभी ब्लैक स्टील स्टेज पे भी नहीं पहुंचा है और साथ ही में उसका लाइफ साइकिल व्हील भी पूरी तरीके से डैमेज है, उसके लिए किसी इस तरह के मॉन्स्टर को मार पाना बहुत ज्यादा टफ होने वाला है। इसलिए ली लैंग को ऐसा लगता है कि लिन ने किसी गोल्ड रैंक या फिर उसे हाई रैंक के इक्विपमेंट का इस्तेमाल किया है और ली उसी इक्विपमेंट को लिन से खरीदना चाहती थी, फिर वो चाहे जितना भी हाई प्राइस क्यों ना दे। जिस पे लिन आगे से कहता है कि दीदी तुम हमारे घर की कंडीशन देख रही हो, यहाँ तक कि जो तुमने इक्विपमेंट हमें अभी पहली बार दिखाया है वो मैंने खुद अपनी आंखों से पहली बार देखा है और एक किसी तरह के रेयर इक्विपमेंट का हमारे पास होना नामुमकिन है। और वो अपने मन के अंदर सोचता है कि
ऐसा लगता है कि गोल्ड इक्विपमेंट काफी ज्यादा रेयर होते हैं, इसीलिए उन्हें खरीद पाना बहुत ज्यादा टफ होता है, यहाँ तक कि पैसे हो तब भी। खैर इसके बाद लिन से कहता है कि चलो ठीक है, मैंने गलत समझ लिया था, लेकिन अगर तुम्हारा लाइफ साइकिल बुरी तरीके से डैमेज ना होता तो फिर तुम पक्का एक शक्तिशाली हंटर बन सकते थे। उम्मीद करती हूँ कि तुम फ्यूचर में इसे ठीक करने का कोई रास्ता ढूंढ लोगे, जिसके बाद कई सारे लोग तुम्हें एडमायर करेंगे। इस पे लिन आगे से कहता है कि जिंदा बचूंगा तब तो मैं ये सब कुछ कर पाऊंगा ना। जिसके बाद ली वहाँ से जाते हुए उन लोगों से कहती है कि कल वो लोग आएंगे और उनके घर को ठीक कर देंगे, तब तक वो लोग कहीं पे रह सकते हैं या फिर उसी घर के अंदर जाके रह ले। अबे वो गिर जाएगा। खैर ली वहाँ से जाते हुए कहती है कि उम्मीद करती हूँ कि तुम इतनी जल्दी नहीं मरोगे और हम दोनों दोबारा फ्यूचर में जरूर मिलेंगे। जिन लिन से पूछती है कि वो लोग आज रात कहाँ पे सोएंगे, उनके पास तो घर ही नहीं बचा है। खैर उन लोगों के पास जाने के लिए और कोई भी जगह नहीं थी, इसीलिए वो लोग घर के अंदर दोबारा जाते हैं, जो कि सेफ पार्ट होता है कि मतलब गिरेगा तो सामने की तरफ से गिरेगा, पीछे की तरफ नहीं। जिन जैसे ही बेड के ऊपर लेटती है तो फिर उसे नींद आ जाती है। लिन अपने मन के अंदर सोचता है कि ये छोटी बच्ची ही तो है, थोड़ी सी परेशानी होने के बावजूद कितने आराम से सो गई। लिन अपने मन के अंदर सोचता है क्योंकि वो यूजलेस है, इसी वजह से वो ये सब कुछ सहता आ रहा है, नहीं तो इतना सब उन्हें सहना ना पड़ता। उसी टाइम पे सिस्टम लिन के पास आता है और उसे कहता है कि तुम्हारी बहन तो काफी ज्यादा क्यूट है, लेकिन उसका भाई वो पूरी तरीके से कचड़ा है। लिन उसे ऐसे देख के हैरान हो जाता है तो सिस्टम उसे बताता है कि चिंता ना करो, तुम्हारे अलावा और कोई भी मुझे देख नहीं सकता है। लिन सिस्टम से कहता है कि वो ताकतवर बनना चाहता है ताकि अपनी बहन की रक्षा कर सके। सिस्टम उसे पूछता है तो क्या करूं, जिस पे लिन उसे कहता है कि मैं दोबारा कार्ड्स को ड्रॉ करना चाहता हूं। सिस्टम उसे कहता है क्या तुम्हें पक्का यकीन है। लिन कहता है कि हाँ भाई हाँ। इसके बाद लिन को 12 कार्ड्स दिए जाते हैं और वो 12 में से सिर्फ एक कार्ड को चुन सकता है और ये उसकी किस्मत होगी कि वो कार्ड रेयर होता है या फिर लोएस्ट। खैर लिन को पता था कि उसका लक बिल्कुल बहुत ज्यादा खराब है, लेकिन इसके बावजूद वो एक कार्ड को चुनता है तो वो कार्ड गोल्डन होता है, यानी कि कार्ड रेयर था। लेकिन लिन की किस्मत उसका साथ नहीं देती है। असल में ये कार्ड कोई रिवॉर्ड कार्ड नहीं था, मिशन कार्ड था और लिन का मिशन ये था कि उसे 1 महीने के अंदर एक रिजर्व हंटर बनना है और अगर वो इस मिशन को पूरा नहीं कर पाता है तो फिर उसे अपनी चीट की एबिलिटी खोनी पड़ेगी और अगर वो मिशन को पूरा कर लेता है तो फिर उसे एक कार्ड मिलेगा। लिन हैरान होकर कहता है कि साला ये तो अजीब चीज है, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि एक मेन कैरेक्टर भी अपनी चीट की एबिलिटी खो सकता है। इसके बाद लिन सिस्टम से कहता है कि उठ जा भाई, मुझे बता कि मैं कैसे एक हंटर बन सकता हूँ जबकि मैं तो इतना ज्यादा कमजोर हूँ। इस पे सिस्टम लिन से कहता है कि मैं तुम्हारी कोई भी मदद नहीं करूंगा, कार्ड के पीछे डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है, तुम उसे पढ़ लो और तुम्हें समझ में आ जाएगा कि मिशन कैसे पूरा करना है। इस पे लिन दोबारा रोते हुए कहता था कि मुझे पता है कि मेरी ये साली किस्मत कभी भी मेरा साथ नहीं देगी। खैर लिन फैसला कर लेता है कि वो मिशन को किसी भी कीमत पे पूरा करके ही रहेगा, नहीं तो वो अपनी एबिलिटी खो देगा, जिसके बाद वो बस मरने का ही इंतजार करेगा और जिनकी रक्षा करने के लिए यहाँ पे कोई भी नहीं होगा। अगली सुबह जिन उठती है और अपनी यूनिफॉर्म पहन के स्कूल की तरफ निकल जाती है और वो एकदम जल्दी में निकलती है और जिनकी ये गंदी आदत है कि ये हमेशा देरी से उठती है और हमेशा लेट में स्कूल जाती है। इसके बाद लिन घर के अंदर आता है और वो सिस्टम को बुलाता है, लेकिन जब सिस्टम बाहर आता है तब वो काफी ज्यादा हैरान होता है क्योंकि ये बिल्ला अपने पंजों को चाट रहा था। इसीलिए वो लिन के ऊपर चिल्लाते हुए कहता है कि कम से कम मेरे को इतना तो टाइम दे दो कि मैं अपने आप को साफ कर सकूं। लेकिन लिन सिस्टम से कहता है कि तेरे बाल गए तेल लेने मिशन गार्ड कहाँ पे है, मुझे वो मिशन किसी भी कीमत पे कंप्लीट करना है। इस पे सिस्टम उसे कहता है कि मुझे तो नहीं लगता है कि तुम मिशन पूरा कर पाओगे, तुम अभी तक ब्लैक स्टील स्टेज पे भी नहीं पहुंचे हो और ऐसा लगता है कि हमारी पार्टनरशिप यहीं पे खत्म होने वाली है। जिस पे लिन आगे से कहता है कि खत्म होने वाली है, क्यों ना मैं आज थोड़ा लंच में कैट मीट क्यों ना खा लूं, मैंने सुना है कि वो बहुत ज्यादा टेस्टी होता है। जिस पे बिल्ले की फट जाती है और वो लिन से कहता है कि रुको जरा बताता हूँ, तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। जिसके बाद बिल्ला लिन को सारी चीजें बताता है और वहीं पे लिन को पता चलता है कि ब्लैक स्टील स्टेज इतने कम टाइम में पहुंच पाना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है और साथ ही में रिजर्व हंटर एग्जाम को देना भी बहुत ज्यादा टफ होता है, उसके लिए तुम्हारे पास कुछ क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। उसी टाइम में वेन को याद आता है कि उसके पास एक समन कार्ड है जिसकी मदद से वो समनर्स को समन कर सकता है, इसीलिए वो एग्जाम के अंदर एक समनर की तरह ज्वाइन भी कर सकता है। सिस्टम उसे बताता है कि हाँ वो ज्वाइन कर सकता है और साथ ही में समनर्स बहुत ज्यादा रेयर किस्म का प्रोफेशन होता है हंटर्स के बीच में, इसीलिए उसे अप्लाई करना चाहिए। लिन बताता है कि वेम्पायर की पावर एग्जाम को ज्वाइन करने के लिए काफी है, लेकिन उसकी कमजोरी बहुत ज्यादा है। अगर कोई वेम्पायर के ऊपर स्पैटिक वेपन का इस्तेमाल करता है तो वेम्पायर एक झटके में गायब हो जाएगा। स्पैटिक वेपन खासकर वेम्पायर की बॉडी को डिस्ट्रॉय करने के लिए बनाया गया था और वेम्पायर्स के यही एक सिर्फ कमजोरी होती है। इससे सिस्टम को समझ में आ जाता है कि लिन यहाँ पे अपग्रेड कार्ड को यूज करना चाहता है। लिन कहता है कि उसे पता है कि उसके पास एक अपग्रेड कार्ड है, लेकिन ब्लैक स्टील के मॉन्स्टर के ऊपर उसे यूज करना बिल्कुल बेकार है, लेकिन मिशन को जरूरी करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। इसीलिए वो इस मिशन को पूरा करने के लिए वेम्पायर के ऊपर
अपग्रेड कार्ड को यूज करेगा। लिन उससे पूछता है कि मैं वैम्पायर को कैसे समन कर सकता हूँ, तो सिस्टम उसे बताता है कि बस उसे इमेजिन करना है, जिसके बाद कार्ड उसके हाथों में आ जाएगा और वो वैम्पायर को समन कर पाएगा। लिन बिल्कुल ऐसा ही करता है और जब वो इमेजिन करने की कोशिश करता है तब उसके हाथों में वैम्पायर कार्ड आ जाता है। सिस्टम उसे बताता है कि उसके अलावा और कोई भी इस कार्ड को नहीं देख सकता है, इसीलिए उसे इस बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है कि कोई उसके चीट के बारे में जान सकेगा। इसके बाद लिन वहाँ पे वैम्पायर कार्ड को यूज करता है तो उसके बगल में एक बंदा आ जाता है, लेकिन जो वैम्पायर सामने आया था वो असल में इंसान का भेष लेके आया था, जो दिखने में बिल्कुल रियल ही लग रहा था। साथ ही में सिस्टम लिन को यह भी बताता है कि वो अपने समन्स के लिए भी एक स्किल को ड्रॉ कर सकता है, यानी कि ले सकता है। क्या वो ड्रॉ करना चाहता है? लेकिन लिन को इस वैम्पायर का जो ह्यूमन भेष था वो देखने में बहुत ज्यादा मजा आ रहा था। इसके बाद लिन सिस्टम से कहता है कि वो सबसे पहले वैम्पायर को अपग्रेड करना चाहता है। सिस्टम उसे दोबारा वार्न करता है कि वो सिर्फ अपग्रेड कार्ड का यूज एक ही बार कर सकता है, क्योंकि उसके पास एक ही है। क्या वो सच में वैम्पायर के ऊपर इसे यूज करना चाहता है? लेकिन लिन अपनी जिद पे अड़ा हुआ था, इसीलिए सिस्टम अपने पास से अपग्रेड कार्ड को बाहर निकालता है और उसे वैम्पायर के ऊपर यूज कर देता है। और जब एवोल्यूशन कंप्लीट हो जाती है तो वैम्पायर के ऊपर जो सर के बाल थे वो काले से सफेद हो गए थे और साथ ही में इसकी एनर्जी भी बढ़ चुकी थी। लिन उसे कहता है कि तुम दिखने में भी बुरे नहीं लग रहे हो, इसीलिए मैं तुम्हारा नाम बाई रखता हूँ। और बाई को चाइनीज के अंदर व्हाइट कहा जाता है। इसके बाद लिन बाई को फिर से कार्ड फॉर्म में चेंज कर लेता है और इसकी जो रेटिंग्स थी वो अभी भी ट्रैश थी। इसीलिए लिन सिस्टम से पूछता है कि इसकी रेटिंग अभी भी इतनी ज्यादा बेकार क्यों है, जबकि इसके पास तो कॉम्बैट एबिलिटी भी काफी अच्छी है। इस पे सिस्टम लिन को बताता है कि वैम्पायर इवॉल्व तो हो गया है और उसके पास ब्लैक स्टील की 3 स्टार पावर है, लेकिन होस्ट की वजह से वो अभी भी ट्रैश ही है, क्योंकि तुम कमजोर हो। जब तक तुम अपनी पावर को 3 स्टार ग्रीन कॉपर तक नहीं बढ़ा लेते हो तब तक तुम्हारे समन कमजोर ही रहेंगे और उनकी रेटिंग ट्रैश रहेगी। होस्ट अपने समन के ऊपर बोझ बना हुआ है, ये सिचुएशन काफी ज्यादा रेयर है। लिन उससे कहता है कि अगर तुम इसी तरीके से बात करोगे तो फिर तुम्हारा कोई दोस्त नहीं बनेगा। इस पे सिस्टम कहता है कि मुझे दोस्त की जरूरत ही नहीं है। लेकिन वो दोनों अपनी लड़ाई को इस तरह से कंटिन्यू कर पाते हैं कि उससे पहले ही लिन को दरवाजे के ऊपर खटखट महसूस होती है और जब लिन दरवाजा जाके खोलता है तब उसे पता चलता है कि दरवाजे के ऊपर 2 मुस्टंडे खड़े हैं, जो कि लिन को घूरते हुए पूछते हैं क्या वो इस घर का मालिक है। लिन को ऐसा लगता है कि ये लोग यहाँ पे लोन लेने के लिए आए होंगे या फिर ये वैम्पायर के दोस्त हो सकते हैं, जो कि उसकी मौत का बदला लेने के लिए आए थे। लेकिन ये उनमें से कोई भी नहीं थे। दरअसल ये लोग हंटर एसोसिएशन की तरफ से थे, जो कि यहाँ पे लिन के घर को ठीक करने के लिए आए थे। जिसके बाद लिन जब बाहर निकलता है तो उन लोगों का जो लीडर था वो लिन से माफी मांगता है कि उन लोगों की वजह से इतनी सारी परेशानी हो रही है। इसके बाद वो लिन को बताता है कि वो 5 दिनों के अंदर उसके घर को पूरी तरीके से चकाचक कर देगा और तब तक वो लोग एक टेम्पररी जगह पे रह सकते हैं। इसके बाद वो बंदा अपने पास से लिन को एक हाई क्लास होटल का रहने की टिकट देता है। लिन अपने मन के अंदर सोचता है कि ओ शिट, एक हाई क्लास होटल में रहने का मौका मिलेगा। इसके बाद लिन जिन को जाता है पिकअप करने के लिए और उसे बताता है कि हंटर एसोसिएशन वाले यहाँ पे आ चुके थे और वो लोग उनके घर को ठीक करने वाले हैं। मैंने तुम्हें बताया था ना कि इस वर्ल्ड की गवर्नमेंट बहुत ज्यादा अच्छी है और जब भी किसी को मॉन्स्टर अटैक की वजह से नुकसान होता है तो गवर्नमेंट उनकी पूरी तरीके से मदद करती है। वहीं पे जिन अपने मन के अंदर सोचते हैं कि उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसे इस तरह की जगह पे रहने का मौका मिलेगा और ये जगह उसके घर से काफी ज्यादा नजदीक भी थी। इसके बाद जब वो लोग होटल के पास पहुंचते हैं तो जो दरवाजे थे वो उनके लिए खुले जाते हैं और उन्हें अंदर भेज दिया जाता है। और जब जिन वहाँ पे पहुंचती है तब वो जगह को देख के हैरान हो गई थी, क्योंकि वो जगह बहुत ज्यादा हाई फाई थी। इसीलिए लंच के दौरान उसे खाना खाने का मन नहीं कर रहा था, क्योंकि खाना यहाँ पे बहुत ज्यादा महंगा भी हो सकता था। लेकिन उसी टाइम पे उसकी नजर लिन के ऊपर पड़ती है, जो कि खाने को दानव की तरह ठूस रहा था और वो जिन को बताता है कि ये खाना यहाँ पे फ्री है, वो जितना चाहे उतना ठूस सकती है। इसे जिन हैरान होती है कि खाना फ्री में, जिसके बाद अगले सीन में वो दबा के नोचती है। चिकन लेग पीस, केक, पुडिंग सब कुछ नोच जाती है। लिन अपने मन के अंदर सोचता है कि इसने तो अभी कहा था कि इसे भूख नहीं है, लेकिन अब तो देखो कैसे दानवों की तरह ठूस रही है। लेकिन उसी टाइम पे वहाँ का जो वातावरण था वो सब कुछ चेंज हो जाता है और जितने भी लोग थे वो सभी डरने लगते हैं, क्योंकि वहाँ पे एक पावरफुल हंटर आ चुका था जो कि बिल्कुल डरावनी वाली वाइब दे रहा था। और जब जिन उसके बारे में बात करने की कोशिश करती है तब लिन उसे शांत कर देता है और कहता है कि चुपचाप खाना खाओ। इसके बाद वो बंदा लिन की सामने वाली टेबल पर बैठ जाता है और उन्हें ही घूरने लगता है। जैसे ही जिन अपना खाना पीना खत्म करती है और उसका पेट फूल जाता है तो लिन उसके हाथ को पकड़ता है और उससे कहता है कि हम लोग सीधा जाके अपने रूम के अंदर रेस्ट करेंगे। जिसके बाद वो जिन को अपने साथ ले जाने लगता है, क्योंकि उसे उस आदमी के अंदर से जो ऑरा निकल रहा था वो कुछ सही नहीं लग रहा था, इसीलिए वो तुरंत यहाँ से निकलना चाहता था। लेकिन उसी टाइम पे जब लिन पीछे मुड़ के देखता है तो वो आदमी दोबारा खड़ा हो जाता है। लेकिन जब वो दोनों अपने कमरे की तरफ जा रहे थे तब वो बंदा भी उनका पीछा कर रहा था। वह पे जिन पीछे मुड़ के लिन से पूछती है क्या ये उनका कमरा है। लिन अपने मन के अंदर सोचता है कि वो भले ही जीत नहीं सकता
है, लेकिन इसके बावजूद उसे अपनी बहन की रक्षा करनी पड़ेगी। इसीलिए वो पीछे मुड़ के उस बंदे से पूछता है कि तुम हमारा पीछा क्यों कर रहे हो, जिसपे वो बंदा सीरियस होके कहता है क्योंकि तुम्हारे घर के सामने वाला रूम मेरा है। खैर जब लिन की मिसअंडरस्टैंडिंग सॉल्व हो जाती है तब वो दोनों अपने कमरे के अंदर जाते हैं। वहीं पे जिन कमरे को देख के बहुत ज्यादा खुश हो गए थे क्योंकि कमरा उसकी सोच से भी बहुत ज्यादा बड़ा था। इसके बाद वो सोफे के ऊपर बैठ जाती है और लिन से कहती है कि उन्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, भले ही वो ताकतवर हो लेकिन वो उनके साथ करने के बारे में कुछ भी नहीं सोच सकता है क्योंकि ये होटल काफी ज्यादा बड़ा है। लिन उसे कहता है कि अपने हाथ पैर धो लो और चुपचाप सो जाओ, हम लोग बहुत ज्यादा थक चुके हैं, लेकिन वो इसके बावजूद मना करती है और कहती है कि उसे अभी और भी खेलना है। लेकिन इसके बावजूद बेड के ऊपर लेटने के तुरंत बाद ही उसे नींद आ जाती है और वो आराम से सो जाती है। इसके बाद लिन अपनी रिंग का इस्तेमाल करता है और अभी तक जितने भी पुराने पार्टिसिपेंट की क्लिप्स थी वो उनको ऑनलाइन ढूंढ के उनसे कुछ सीखने की कोशिश करता है, जिससे उसे रिजर्व हंटर बनने में ज्यादा परेशानी न आए। और उस क्लिप के अंदर ली ही परफॉर्म कर रही थी और वो काफी ज्यादा शक्तिशाली थी, इसीलिए वो आसानी के साथ कई सारे राउंड को यूं ही पार कर जाती है। उसी टाइम पे लिन को दरवाजा खुलने की आवाज आती है जो कि उसे बंदे के घर के दरवाजे की आवाज थी। और जब लिन खिड़की से झांक के देखता है तब उसे पता चलता है कि वो बंदा बाहर कुछ करने के लिए जा रहा था। लिन को ऐसा लगता है कि वो कुछ करने के बारे में प्लानिंग करने जा रहा होगा, लेकिन वो बंदा अपनी शॉट को उठाता है और वहाँ पे प्रैक्टिस करने लगता है। और लिन उस बंदे की शॉट स्किल्स को देख के बहुत ज्यादा हैरान हो गया था क्योंकि उसकी शॉट स्किल बहुत ज्यादा कमाल की थी और वहीं पे लिन के पास ऑफेंसिव स्किल ना के बराबर थी, यानी कि अटैक करने वाली। लिन नोटिस करता है कि उस बंदे की शॉट स्किल के अंदर 18 मूव्स थे, यानी कि वो 18 बार अटैक कर सकता है। इसीलिए लिन सोचता है कि अगर वो अच्छे से इन्हें नोटिस करे और याद कर ले तो फिर वो आसानी के साथ प्रैक्टिस करके उसकी शॉट स्किल को सीख सकता है। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि लिन के पास डिलीवरी करने के लिए 1000 वर्ड्स बर्ड आता है और ये एक लो लेवल का मॉन्स्टर है जिसको इंसानों ने टीम कर लिया है और ये इंसानी भाषा बोलता है। और अभी के लिए लोग इसका इंसान डिलीवरी करने के लिए करते हैं जो कि स्पेस स्टोरेज के अंदर होता है। जिनको जैसे ही ये आवाज सुनाई देती है तो वो बाहर निकल के लिन से पूछती है कि वो किस चीज की डिलीवरी करवा रहा है। लिन उसको ऐसे कपड़ों में देख के हैरान होता है और उसे कहता है कि जाओ जाके अपने कपड़े चेंज करो और क्या तुम्हें स्कूल के लिए देर नहीं हो रही है। लेकिन इसके बावजूद जिन वहाँ से नहीं जाती है और पूछती रहती है कि लिन ने क्या मंगाया है। इस पे लिन उसे बता देता है कि वो एग्जाम की तैयारी कर रहा है और उसे अब देखने की जरूरत नहीं है। इसके बाद वो धक्का देते हुए उसे बाथरूम के अंदर फेंक देता है। लिन बताता है कि उसने ये सारा सामान मंगाने के लिए अपनी सारी सेविंग्स को खर्चा कर दिया है क्योंकि ये सभी आइटम्स बैटल के लिए इस्तेमाल होंगे, इसीलिए ये काफी ज्यादा महंगे होते हैं। और लिन ने इन सभी चीजों के अंदर डिस्ट्रक्टिव बुलेट्स को भी मंगाया था और साथ ही में उसने अपने लिए आर्मर को भी मंगाया था। लेकिन जो मेन आइटम थी और वो सबसे ज्यादा महंगी चीज थी वो असल में स्टैंडर्ड ब्लैक स्टील बैटल लॉन्ग शॉट थी। और अभी के लिए लिन के पास इतने ही पैसे हैं कि वो इतने ही महंगी शॉट को एफोर्ड कर सकता है। जिसके बाद लिन उन 18 मूव्स को याद करता है जो उसने कल रात देखे थे और उनको परफॉर्म करने लगता है। लिन जैसे जैसे उन सभी 18 मूव्स को परफॉर्म करते जाता है और आखिर में जब वो 18वें मूव को परफॉर्म करता है तब सिस्टम उसे बताता है कि उसने एक नई स्किल कार्ड को अवेकन किया है, वाइल्डनेस शॉट स्किल। जिसके बाद लिन सिस्टम से कहता है और लिन इसे ब्लैकी कहता है तो हम भी लोग ब्लैकी ही कहेंगे। ब्लैकी लिन को बताता है कि स्किल फ्रेगमेंट स्किल को अपग्रेड करने के काम में आएंगे और लिन इन सभी फ्रेगमेंट को एक स्किल के अंदर फ्यूज करके अपनी स्किल को और ज्यादा शक्तिशाली बना सकता है। जिसपे लिन आगे से खुश होकर कहता है कि उसे तो काफी सारी चीजें आसान लग रही हैं, उसे बस अपनी शॉट को इधर उधर घुमाना है जिसके बाद वो कई सारे फ्रेगमेंट को इकट्ठा कर सकता है। ब्लैकी उसे कहता है कि सपने देखना बंद करो। ब्लैकी उसे बताता है कि उसका प्रैक्टिस विजन इफेक्ट सिर्फ 18% है जो कि ओरिजिनल के ऊपर काम करता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर लिन को कई सारे फ्रेगमेंट चाहिए तो फिर उसे मूव को बिल्कुल परफेक्ट तरीके से परफॉर्म करना पड़ेगा, नहीं तो वो फ्रेगमेंट भूल जाए। इस पे लिन हैरान होकर ब्लैकी से कहता है कि तुम्हारा मतलब है कि मुझे शॉट को उसी तरीके से स्विंग करना पड़ेगा जैसे कि वो डरावना आदमी कर रहा था, तभी मुझे वो फ्रेगमेंट मिलेगा। ब्लैकी उसे कहता है कि हाँ, नहीं तो तुम भूल जाओ कि तुम्हें कभी भी एक नई स्किल मिलेगी। जिसके बाद लिन मोटिवेटेड होके आग में जलते हुए कहता है कि वो पूरी लगन से प्रैक्टिस करेगा और जितने भी फ्रेगमेंट होंगे उन सभी को इकट्ठा कर लेगा। ब्लैकी उसे कहता है कि बाय बाय, गुड लक, मैं चला भाई सोने। अगला सीन 9 घंटे बाद का होता है और हम लोग लिन को फ्लोर के ऊपर पड़ा हुआ देखते हैं जो कि दबा के सांसें ले रहा था क्योंकि उसकी सांस फूल चुकी थी और उसने अभी तक सिर्फ 20% फ्रेगमेंट को ही कलेक्ट किया था, अभी भी 80% बाकी थे। उसी टाइम पे जिन वहाँ पे आती है और वो लिन को बताती है कि वो लोग वहाँ पे काफी टाइम तक बिजी रहे थे और साथ ही में वो अपने साथ बॉस यू को भी लेके आई है जो कि होटल के मालिक तो नहीं लेकिन मैनेजर की तरह है और वो उन लोगों को हेलो कहने के लिए आए हैं। बॉस यू लिन से माफी मांगते हैं ये कहते हुए कि वो काफी सारे कामों में बिजी थी, इसीलिए वो लोग उन्हें हेलो नहीं कह पाए। इसके बाद बॉस यू चाय बना के लिन को देते हैं और उससे कहते हैं कि तुम काफी ज्यादा
ज्यादा हार्ड वर्किंग हो। चाय पी लो, इससे तुम्हें आराम मिलेगा। लिन बॉस यू को शुक्रिया कहता है उनकी इतनी ज्यादा मदद करने के लिए, जिसपे बॉस यू उसे कहते हैं कि अगर कस्टमर खुश है तो फिर उन्हें काफी ज्यादा खुशी होती है। इतना कहने के बाद वो वहाँ से चले जाते हैं और उन्हें ज्यादा परेशान नहीं करते हैं। इसके बाद जिन लिन को एक और चीज दिखाती है जो कि बॉस यू ने उसे दी थी, और उन्होंने उसे बताया था कि हंटर एसोसिएशन ने उन्हें रिवॉर्ड दिया है क्योंकि लिन ने जिस मॉन्स्टर को मारा था। इसके बाद लिन उस पेटी को खोलती है, तब उसके अंदर से एक ब्लैक शैडो 33 गन बाहर निकलती है जो कि सैंड ईगल कंपनी ने बनाई थी, और ये उनकी तरफ से एक मैकेनिकल वेपन था। और इस वेपन की खास बात ये थी कि ये स्नैपिंग के काम में भी आ सकता है क्योंकि इसके नीचे एक एटेक्स स्कोप लगी हुई है। और अभी ये गन मार्केट के अंदर सबसे ज्यादा फेमस चल रही है और सबसे बेहतरीन गन इसे ही मानी जा रही है। यहाँ तक कि ये कई सारे इक्विपमेंट से बहुत ज्यादा महंगी भी होती है। लेकिन वेन की किस्मत उसका साथ अभी भी नहीं छोड़ती है। ऐसे मैकेनिकल वेपन्स को चलाने के लिए एनर्जी की जरूरत होती है, और हमारा वेन तो अभी हंटर भी नहीं है, और वो इस गन का इस्तेमाल तभी कर पाएगा जब वो ब्लैक स्टील स्टेज पे पहुंच सकेगा। इसीलिए वो अपने मन के अंदर सोचता है कि उसे जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी शॉर्ट स्किल के लिए फ्रेगमेंट्स इकट्ठा करने पड़ेंगे। जिनको जैसे ही पता चलता है कि लिन एग्जाम देने के लिए जा रहा है तो फिर उसे चिंता होने लगती है, क्योंकि अगर वो कहीं मर गया तो फिर वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाएगी। लिन उसके सर को सहलाते हुए कहता है कि उसे चिंता करने की जरूरत नहीं है, उसे कुछ भी नहीं होगा और वो सही सलामत वापस आएगा। इसके बाद वो उसे कहता है कि जाओ जाके स्कूल का काम करो। इसके बाद लिन दोबारा शॉर्ट प्रैक्टिस करने के लिए जाता है और ये पूरी तरीके से चार्ज होके आया था। इसके बाद लिन जब वहाँ पे शॉर्ट मूव्स परफॉर्म करना शुरू करता है तो फिर उसको धीरे धीरे करके फ्रेगमेंट मिलने लगते हैं, और वैन जैसे जैसे परफॉर्म करते जाता है तो फिर उसकी स्पिरिट परफेक्ट होती जाती है, और वैन को फीलिंग आती है कि वो इस पॉइंट पे रुक नहीं सकता है और वो फ्लो स्टेट में जा चुका है। इसके बाद लिन वहाँ पे पूरी रात परफॉर्म करते रहता है और कई सारे फ्रेगमेंट को इकट्ठा करता है। जिन जब स्कूल के लिए जाती है तब वो ये देख के हैरान हो जाती है कि उसका भाई रात से लेके सुबह तक अभी तक प्रैक्टिस कर रहा है। इसीलिए वो अपने भाई को परेशान नहीं करती है और वहाँ से चुपचाप स्कूल के लिए निकल जाती है। अगला दिन शाम का होता है और लिन ने काफी सारे फ्रेगमेंट को इकट्ठा कर लिया था, कम से कम 300, और सिस्टम उसे पूछता है क्या वह इन सभी को एक स्किल के अंदर फ्यूज करना चाहता है, जिसके बाद वो स्किल रेयर स्किल में चेंज हो जाएगी। लिन उसे परमिशन दे देता है, जिसके बाद वो सिस्टम उन सभी फ्रेगमेंट को स्किल के अंदर फ्यूज करना शुरू करता है। लिन के हाथों में जब स्किल कार्ड आता है तब वो उसकी रेटिंग को चेक करता है तो वो एवरेज थी, और साथ ही में ये स्किल का रैंक गॉड रैंक था। और लिन को ये भी पता चलता है कि शॉर्ट स्किल बहुत ज्यादा अच्छी टाइप की है, क्योंकि स्किल के ऊपर लेवल रिस्ट्रिक्शन नहीं थे, यानी कि इसका लेवल कभी रुकेगा नहीं। ये यूजर की स्ट्रेंथ के ऊपर डिपेंड करेगा। जितना ज्यादा शक्तिशाली लिन होता जाएगा उतनी ज्यादा पावरफुल उसकी शॉर्ट स्किल होती जाएगी। लेकिन लिन को ये चीज समझ में नहीं आती है कि शॉर्ट स्किल के ऊपर अपर पेज क्यों लिखा हुआ है। उसी टाइम पे ब्लैकी बाहर निकलता है और बताता है कि शॉर्ट स्किल के पास 2 फेजेस हैं। सबसे पहला है अपर पेज और दूसरा है अंडर पेज। अगर वो उन दोनों को फ्यूज कर देगा तो फिर उसकी शॉर्ट स्किल लेजेंडरी रैंक पे पहुंच जाएगी। लिन इस बात से काफी ज्यादा खुश हो जाता है, लेकिन उसी टाइम पे ब्लैकी उसके ऊपर किस्मत का चट्टा दे मारता है, ये बताते हुए कि ये काफी दुख की बात है कि अंडर पेज स्किल काफी टाइम से ही गायब है और ब्लैकी को उसकी लोकेशन के बारे में भी नहीं पता है। वहीं पे लिन अपने मन के अंदर सोचता है कि ये स्किल के बारे में उस बंदे को जरूर पता होगा जिससे उस बंदे ने स्किल को चुराया है। अगर वो उससे बात करेगा और जानेगा तो फिर शायद से उसे अंडर पेज स्किल के बारे में, लोकेशन के बारे में पता चल सकता है। इसीलिए लिन सोचता है कि वो सबसे पहले जाके उसे शुक्रिया कहेगा। इसके बाद लिन डायरेक्ट उस बंदे के पास जाता है और उससे कहता है कि इन 3 दिनों की खातिर उसे शॉर्ट स्किल सिखाने के लिए शुक्रिया। लेकिन वो बंदा लिन से कहता है कि मैंने तुम्हें कुछ भी नहीं सिखाया है, तुमने चुपचाप उसे सीख लिया है, तुमने उसे कितना सीखा है ये तुम्हारी परेशानी है। इतना कहने के बाद वो लिन के मुंह के ऊपर दरवाजा बंद कर देता है। लेकिन इतना सब सहने के बावजूद लिन इसके मुंह के ऊपर कहता है कि वो उसे शुक्रिया करके ही रहेगा, फिर चाहे उसे कितने ही बार यहाँ पे आना पड़े। खैर इसके बाद लिन वहाँ से चला जाता है और फैसला करता है कि जब वो एग्जाम को खत्म कर लेगा उसके बाद वो दोबारा इस आदमी के पास आएगा और अंडर स्किल पेज के बारे में पूछेगा। इसके बाद लिन को बताती है कि उनका घर बन के रेडी हो चुका है, इसीलिए कल वो लोग वहाँ पे वापस लौट सकते हैं। हालांकि लिन को इसके बारे में पहले ही पता था क्योंकि उसके पास ईमेल आ चुका था। लेकिन लिन इस बात से उदास हो जाती है क्योंकि उसे ये जगह काफी ज्यादा पसंद आ गई थी, इसीलिए वो यहाँ पे कुछ दिनों तक और रुकना चाहती थी। लिन उसे समझाता है कि उसे चिंता करने की जरूरत नहीं है, जब फ्यूचर में वो शक्तिशाली हो जाएगा और उनके पास पैसा होगा तब वो बिल्कुल इसी तरीके का घर खरीद लेंगे और एक साथ यहाँ पे खुशी खुशी रहेंगे। हालांकि जिन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था, जब तक वो अपने भाई के साथ रहती है तब तक वो खुश है। इसके बाद लिन जिन से कहता है कि चुपचाप सो जाओ, कल हम लोगों को वापस घर पे जाना है। इसके बाद हम लोग बॉस यू और उसी आदमी को देखते हैं जिससे लिन ने शॉर्ट स्किल को सीखा था, और वो बंदा चिल्लाते हुए कहता है कि लिन इतना ज्यादा लकी है कि उसने एक वैम्पायर को गलती से मार दिया, लेकिन इसके बावजूद उसका लाइफ साइकिल काफी ज्यादा कमजोर है और वो
वो सिर्फ 2 महीने तक जिंदा रहेगा तो फिर आपको उससे इतनी ज्यादा उम्मीदें क्यों हैं। जिसपे बॉस यू आगे से कहते हैं कि हम दोनों काफी टाइम से एक दूसरे को जानते हैं और क्या तुम्हें कभी भी मेरी बातों के ऊपर यकीन नहीं हुआ है, क्या मैंने कोई गलत चीज प्रिडिक्ट की है। जिसपे वो बंदा बॉस यू से कहता है कि बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि उसकी आइडेंटिटी बहुत ज्यादा स्पेशल है और वो तो इस दुनिया से कनेक्टेड भी नहीं है। लेकिन उसे ये बात समझ में नहीं आ रही है कि बॉस यू ने उसे ऐसा क्यों कहा कि उसे लिन को ये शॉर्ट स्किल सीखने के लिए दे देना चाहिए। इसके बाद बॉस यू उस बंदे से पूछते हैं कि वो लिन के बारे में क्या सोचता है। वो बंदा कहता है कि लिन टैलेंटेड है लेकिन इसके बावजूद वो कोई जीनियस नहीं है और ली लैंग के मुकाबले में वो बिल्कुल भी बेहतरीन नहीं है। जिसपे बॉस यू उसे कहते हैं कि तुम्हें अगर ऐसा लगता है तो फिर मुझे जरा ये बताओ कि तुम्हें वो शॉर्ट स्किल सीखने के लिए कितना ज्यादा टाइम लगा था। जिसपे वो बंदा बॉस यू से कहता है कि मुझे वो शॉर्ट स्किल सीखने के लिए 300 दिन से ज्यादा लगे थे और मैं हर दिन कम से कम 18 घंटे प्रैक्टिस किया करता था। बॉस यू उस बंदे से पूछते हैं कि तुम एक शॉर्ट जीनियस हो और तुम्हें 3 साल लगे थे, तो फिर जरा तुम मुझे ये बताओ कि लिन को कितना टाइम लगेगा उस शॉर्ट स्किल को सीखने के लिए। जिसपे वो बंदा बताता है कि उसे कम से कम 3 से 2 साल तो लगने ही हैं। जिसपे बॉस यू उस बंदे को बताते हैं कि लिन को बस 3 दिन लगे हैं उस शॉर्ट स्किल को सीखने में। जिससे वो बंदा काफी ज्यादा हैरान होता है और कहता है कि ये नामुमकिन है। लेकिन बॉस यू उसे बताते हैं कि इस दुनिया के अंदर कुछ भी नामुमकिन नहीं है। इतना कहने के बाद वो उस बंदे से कहते हैं कि हम लोग यहाँ से तुरंत निकलने वाले हैं। अगले दिन जब लिन और जी दोनों अपने घर को जाके देखते हैं तब उन्हें पता चलता है कि वो घर जो वो लोग छोड़ के गए थे वो पूरी तरीके से बदल चुका है। जिनको तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये उसका घर है। इसीलिए वो लिन से कहती है कि कहीं हम लोग गलत जगह पे तो नहीं आ गए हैं। लेकिन लिन कहता है कि घर के प्लेट के ऊपर जो नंबर है वो हमारा ही है। उसी टाइम पे घर के अंदर से एक मैनेजर बाहर निकलता है जो कि लिन को वेलकम करता है और उससे पूछता है कि उसे हमारे लोगों की सर्विस कैसी लगी। लिन उसे कहता है कि सर्विस तो कमाल की है लेकिन बजट के हिसाब से हमारे घर को इतना ज्यादा हाई फाई रिपेयर नहीं करना था। जिसपे वो बंदा लिन को बताता है कि वो मिस ली का फ्रेंड है यानी कि ली लैंग, इसीलिए उन लोगों ने कोई भी कसर नहीं छोड़ी है और पूरी तरीके से घर को रिनोवेट किया है। क्योंकि उन लोगों को ये रिपोर्ट मिली थी कि मिस ली ने इस बात की रिपोर्ट हाई अरब्स को की है कि लिन के डैमेज को काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। इसीलिए उन लोगों को अलग से ऑर्डर मिला था कि उन्हें यहाँ पे अच्छे से काम करना है। इसीलिए उन लोगों ने अपनी पूरी जी जान लगा दी। जिससे जिन को समझ में आ जाता है कि ये सारा खेल पैसे और रुतबे का है। इसके बाद लिन आगे बढ़ता है और उस बंदे से पूछता है क्या तुम्हें ली लैंग की आइडेंटिटी के बारे में पता है कि वो कौन सा काम करती हैं। जिसपे वो बंदा लिन को बताता है क्या तुम्हें नहीं पता है कि मिस ली लैंग के जो फादर हैं वो एरिया 7 के को लीडर हैं और उनकी जो मदर है वो एरिया 7 के गवर्नमेंट पार्लियामेंट की मेंबर हैं। इसके बाद वो बंदा वहाँ से जाते हुए कहता है कि हम दोनों दोबारा जरूर मिलेंगे। लिन उसे कहता है कि मुझे दोबारा नहीं मिलना है क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरा घर दोबारा कोई मॉन्स्टर डिस्ट्रॉय कर दे। जिन लिन से कहती है कि ऐसा लगता है कि उन लोगों ने तुम्हें मिस ली का अच्छा दोस्त समझ लिया है, इसीलिए उन लोगों ने अपनी पूरी कसर लगा दी घर को दोबारा अच्छे से रिनोवेट करने के लिए। इसके बाद वो दोनों घर के अंदर जाते हैं तो जिन घर को देख के एकदम हैरान हो गए थे क्योंकि घर पुराने से ज्यादा और भी ज्यादा महंगा हो गया था और उन्हें भाई नया नया सामान भी लगा दिया था। लेकिन अपने मन के अंदर सोचता है कि घर का काम खत्म हो चुका है तो फिर मुझे प्रैक्टिस करनी चाहिए क्योंकि 3 दिनों के बाद एग्जाम शुरू होने वाला है। अगले सीन में हम लोग लिन को चिल्लाते हुए देखते हैं क्योंकि दरअसल वो एक मॉन्स्टर के ऊपर बैठा हुआ था जिसको विंग ईगल कहा गया है और ये एक लो लेवल का मॉन्स्टर है और इंसानों ने इसे भी टेम कर लिया है और ये ज्यादातर लोगों को एक एरिया से दूसरे एरिया के अंदर ट्रांसपोर्ट करने के लिए जिम्मेदार रहता है। जिसके बाद लिन कुछ ही मिनटों के अंदर उस जगह पे आ जाता है जहाँ से उसका एग्जाम शुरू होने वाला था। लिन जब उस जगह पे पहुँचता है तो वो पूरी जगह एकदम लोगों से भरी हुई थी और साथ ही में लिन ने अपनी सारी सेविंग्स यहाँ पे आने से पहले जिन को दे दी थी क्योंकि लिन को ऐसा लग रहा था कि वो एग्जाम के अंदर मर भी सकता है। अगर लिन मर जाता है तो फिर जिन का ख्याल रखने के लिए कोई भी नहीं होगा। इसीलिए लिन ने अपने सारे पैसे जिन को दे दिए ताकि उसे जीने में कोई भी दिक्कत ना हो। उसी टाइम पे लिन के पास एक बंदा आता है जो कि डायरेक्ट लिन के साथ ऐसे गले मिलता है जैसे कि वो दोनों एकदम ब्रो हो। साथ ही में वो बंदा लिन की थोड़ी सी बेइज्जती भी करता है ये कहते हुए कि वो काफी ज्यादा बहादुर है कि वो एग्जाम को पहले ही ज्वाइन कर रहा है जबकि वो ब्लैक स्टील स्टेज पे भी नहीं पहुंचा है। लिन हैरान होकर उसे पूछता है कि तुम कौन हो, क्या मैं तुम्हें जानता हूँ। जिसपे वो बंदा अपना नाम हुआंग बताता है और उसे कहता है कि ये मेरी ही पहचान है। लिन अपने मन के अंदर सोचता है कि बाहर के लोग इसी तरीके से सबसे ऐसे ही बात करने लगते हैं। इसके बाद हुआंग लिन को इस एरिया के बारे में बताता है कि ये एरिया बहुत ज्यादा गजब का है क्योंकि यहाँ पे कई सारे हंटर एसोसिएशन है और कई सारे हंटर्स यहाँ पे मिशन लेने के लिए आते हैं और साथ ही में कई सारे सिटीजन्स भी यहाँ पे इकट्ठा होते हैं क्योंकि मिशन खत्म होने के बाद उन्हें साफ सफाई भी करनी होती है, इसलिए यहाँ पे कई सारे लोग आते रहते हैं। लिन इन सभी बातों से हैरान होता है और उससे कहता है कि ऐसा लगता है कि तुम हंटर एसोसिएशन के बारे में काफी कुछ जानते हो। इस पे हुआंग बताता है कि उसका सपना हंटर बनने का था, इसीलिए उसने हंटर एसोसिएशन के बारे में काफी ज्यादा रिसर्च की है। जिसके बाद उन दोनों की मुलाकात एक लड़की
से होती है जो कि उन दोनों से कहती है कि अगर वो लोग यहाँ पे एग्जाम के अंदर पार्टिसिपेट लेने के लिए आए हैं तो फिर वो दोनों उसके पीछे जाएं। और जब वो दोनों अंदर जाते हैं तब उन्हें पता चलता है कि ये जगह बहुत ज्यादा लोगों से भरी पड़ी है क्योंकि कई सारे लोग यहाँ पे पार्टिसिपेट करने के लिए आए हुए हैं। हुआंग लिन को बताता है कि यहाँ पे एग्जाम शुरू होने से पहले कोई प्रोफेशनल आएगा जो कि इन लोगों को एग्जाम के बारे में बताएगा, रूल्स के बारे में बताएगा और डिटेल्स के बारे में बताएगा, जैसे कोई भी दुर्घटना न हो और सब कुछ सही सलामत रहे। जिसके बाद वहाँ पे एक लड़की आती है जो कि चिल्लाते हुए कहती है कि शांत हो जाओ। इसके बाद वो लड़की अपना नाम बताती है, ये यू टफ है इसीलिए हम सिर्फ यू ही कहेंगे। यू उन लोगों को बताती है कि वो एग्जामिनर है जो कि यहाँ पे सभी चीजों को एग्जामिन करने वाली है और ये पूरा हॉल अब रिस्ट्रिक्टेड है। जो कोई भी अंदर आना चाहता है बस अभी आएगा और जो भी लेट आएंगे उन्हें भाई ऐसा ही समझा जाएगा कि वो फेल हैं और उन्हें एग्जाम से बाहर निकाल दिया जाएगा। हुआंग जैसे ही यू को देखता है तो वो कहता है कि ये तो चुड़ैल है, अब हमारे लग गए। जिसके बाद यू उन लोगों से कहती है कि वो उन लोगों को रूल्स के बारे में बताने वाली है और जब वो बोलेगी तो उसको छोड़ के बाकी सब शांत रहेंगे और अगर किसी ने बोलने की कोशिश की तो फिर उसके साथ जो होगा उसकी जिम्मेदार यू नहीं रहेगी। बेसिकली वो उन लोगों को कह रहे थे कि बोलना नहीं तो तुम्हारी कमर के ऊपर जो कोड़े पड़ेंगे तो उसकी जिम्मेदार मैं नहीं होने वाली। इन सभी चीजों से डर के लिन और हुआन दोनों भाई चुपचाप होकर बैठ जाते हैं। जिसके बाद यू उन लोगों को रूल्स के बारे में एक्सप्लेन करना शुरू करती है कि रूल्स काफी ज्यादा सिंपल है। उन लोगों को एक जगह पे छोड़ दिया जाएगा जिसके बाद वो लोग सहारा रेगिस्तान को पूरा करते हुए बर्फीले माउंटेन के ऊपर पहुंचेंगे और जो कोई भी चोटी के ऊपर पहुंचेगा वहां से उन्हें पैराग्लाइडिंग करते हुए सिटी के अंदर आना है और इसी तरीके से वो लोग इस मिशन को पूरा कर लेंगे। ये मिशन 15 दिनों तक चलने वाला था और जो कोई भी 15 दिनों के अंदर इसे पूरा नहीं कर पाएगा या फिर बीच में ही छोड़ देगा तो फिर उन्हें डिस्क्वालीफाइड कर दिया जाएगा। ये उन लोगों को ये भी बताती है कि वो लोग एग्जाम के अंदर पानी और खाना लेके नहीं जा सकते हैं। पानी और खाना उन्हें एग्जाम के दौरान ही मिल जाएगा जो कि सहारा रेगिस्तान के किसी कमरे के अंदर पड़ा हुआ होगा। वो लोग वहाँ से खाना पानी ले सकते हैं। हुआंग लिन को बताता है कि खाना जहाँ पे होगा वहाँ पे कई सारे मॉन्स्टर भी होंगे, इसीलिए वो इस बात को अच्छे से लिख ले क्योंकि वो वहाँ पे मारा भी जा सकता है। क्योंकि लिन को बिल्कुल भी नहीं मरना था इसीलिए वो एकदम खतरनाक तरीके से नोट को नोट कर लेता है। जिसके बाद यू उन लोगों को मैप दिखाती है और उन्हें बताती है कि वो लोग किस रास्ते से जा सकते हैं और कौन सा रास्ता सबसे ज्यादा सेफ होने वाला था। ये उन लोगों से कहती है कि वो लोग रास्ते को पार करने के लिए किसी भी तरह की चीज का इस्तेमाल कर सकते हैं, बैलगाड़ी, हाथी, घोड़ा, कुछ भी, लेकिन उन्हें किसी भी कीमत पे माउंटेन तक पहुंचना है। लेकिन उन लोगों को जो स्नो माउंटेन है यानी कि बर्फ का पहाड़ उसे अपने नंगे हाथों से ही चढ़ना पड़ेगा, जिससे वो सभी लोग हैरान हो जाते हैं। साथ ही में वहाँ पे एक आर्टिफैक्ट का इस्तेमाल करते हुए उन लोगों के लिए पोर्टल खोला जाता है ताकि उन्हें सहारा रेगिस्तान के अंदर भटकने के लिए छोड़ दिया जाए। साथ ही में यू उन लोगों को ये भी बताती है कि अगर वो लोग मॉन्स्टर को मारते हैं तो फिर उन्हें ड्रॉप आउट भी मिलेगा जिसके अंदर उन्हें इक्विपमेंट और काफी सारी चीजें मिल सकती हैं। यू उन लोगों से ये भी कहती है कि अंदर जाने से पहले जरा अपनी इन्वेंटरी स्पेस को चेक करा दो क्योंकि हाई रैंक के वेपन नहीं ले जा सकते हो, बाकी जहर बहर की तो जरूरत तुम्हें पड़ेगी नहीं। साथ ही में यू उन लोगों को एक डिवाइस भी देती है कि अगर उनका सामना किसी मॉन्स्टर से हो जाता है जिसको वो लोग हरा नहीं पाते हैं या फिर वो लोग किसी ऐसी सिचुएशन में फंस जाते हैं जहाँ पे वो लोग मारे जा सकते हैं तो वो लोग उस डिवाइस को दबा के अपनी जान बचा सकते हैं। लेकिन बेशक उन्हें एग्जाम से बाहर फेंक दिया जाएगा और वो लोग एग्जाम के अंदर फेल ही माने जाएंगे। और जब लिन पोर्टल के द्वारा अंदर जाने की कोशिश कर रहा था तब यू उसे रोक लेती है और कहती है कि 1 सेकंड के लिए रुको। लिन को ऐसा लगता है क्योंकि वो अभी तक ब्लैक स्टील स्टेज पे भी नहीं पहुंचा है तो फिर वो उसे थोड़ा सा चेक करेगी ताकि वो उसका मजाक उड़ा सके। यू बिल्कुल ऐसा ही करती है और वो लिन की तरफ देख के हल्का सा मुस्कुराती है जिसके बाद वो उसे जाने देती है। लिन अपने मन के अंदर सोचता है कि इसे भी ऐसा ही लग रहा होगा कि मैं आधे घंटे से भी ज्यादा नहीं टिकूंगा, इसीलिए ये मुझे जाने दे रही है कि जाओ और जाके मर जाओ। जिसके बाद लिन उस पोर्टल से होते हुए गुजरता है तो उसकी इन्वेंटरी भी चेक हो जाती है, जिससे वो दोनों हैरान होकर कहते हैं कि ये स्पेस आइटम तो बहुत ज्यादा शक्तिशाली है और ये किसी भी महंगे वेपन से और भी ज्यादा प्रीशियस है। जिसपे लिन आगे से कहता है कि तो फिर उसे विच क्यों कहते हो, उसे डोरेमोन बुलाओ ना। जिसके बाद यू उन लोगों से कहती है कि उनकी इन्वेंटरी चेक हो चुकी है इसीलिए वो लोग अंदर जा सकते हैं और अगर वो लोग किसी तरीके से मुसीबत में फंस जाते हैं तो फिर वो लोग एम्परर रिंग के नेटवर्क की मदद से उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ ही में यू उन लोगों को बताती है कि एम्परर रिंग के बाकी सभी फंक्शन को सील कर दिया गया है, वो लोग सिर्फ मैप का इस्तेमाल कर सकते हैं और साथ ही में इन्वेंटरी का, बाकी सभी फंक्शन का इस्तेमाल वो लोग नहीं कर सकते हैं। जिसपे वो सभी लोग चिल्लाते हुए कहते हैं कि तुम लोग तो कुछ ज्यादा ही रिस्ट्रिक्टेड हो रहे हो और अगर सभी फंक्शन बंद कर दिए जाते हैं तो फिर हमारे पास होने के परसेंटेज ना के बराबर रहेंगे। लेकिन यू को इन सभी चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता था और वो एग्जाम को शुरू कर देती है। इसके बाद वो सभी भागते हुए माउंटेन की तरफ जाने लगते हैं। वहीं पे लिन की स्टेज कम होने की वजह से उसके दौड़ने की स्पीड भी काफी ज्यादा कम थी, इसीलिए हुआंग आगे निकल जाता है चीजों को एक्सप्लोर करने के लिए। वहीं पे यू
अपने मन के अंदर सोचती है कि उसकी स्पीड के साथ वो एक दिन के अंदर 40 किलोमीटर पूरा कर सकता है और एग्जाम की ड्यूरेशन सिर्फ 15 दिन है और इस स्पीड के साथ वो मुश्किल से ही माउंटेन के पास पहुंच सकता है, इसीलिए उसके पास होने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं है। यू को ऐसा लगा था कि लिन के पास भले ही स्टेज नहीं है और उसका लेवल कम है, लेकिन उसके पास कोई खास स्किल या फिर कोई यूनिक एबिलिटी होगी जिसकी मदद से वो एग्जाम के अंदर आया है। लेकिन यू की ये सभी उम्मीदें बिल्कुल बेकार थी, क्योंकि उसका कॉम्बैट एवरेज से भी बहुत ज्यादा नीचे है। इसीलिए यू को पक्का यकीन था कि लिन 15 दिन तो छोड़ो 3 दिनों से ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रहेगा। अगले सीन में हम लोग वन को देखते हैं, जिसको रेगिस्तान के अंदर पटक दिया गया था और वो एकदम झुलसाती हुई गर्मी में पैदल चल रहा था। ब्लैकी उससे कहता है कि अगर वो इस स्पीड से चलेगा तो वो अगले 1 साल तक भी इस एग्जाम को पूरा नहीं कर पाएगा। लिन बताता है कि वो बाकी पार्टिसिपेंट्स के मुकाबले में काफी कमजोर है, अगर वो उनकी तरह चल पाता तो वो आधे दिन के अंदर ही इस एग्जाम को पूरा कर देता। ब्लैकी उसे बताता है कि उसे 1500 किलोमीटर को चलना है और साथ ही में 2 दिन तो उसे पहाड़ के ऊपर चढ़ने में लगेंगे। इन सभी को मिला के उसे दिन में कम से कम 100 किलोमीटर चलना ही पड़ेगा। लिन इन सभी चीजों के बारे में पहले से ही जानता था, इसीलिए वो पूरी तैयारी करके आया था। लेकिन ब्लैकी लिन को बताता है कि सिस्टम इन सभी चीजों की इजाजत नहीं देता है, वो उसको सिर्फ सपोर्ट कर सकता है, ना कि उसकी मदद करेगा। लिन उससे कहता है कि उसे बस इन्फॉर्मेशन चाहिए, बाकी वो सारी चीजें अपने हाथों से कर लेगा। ब्लैकी को कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। ब्लैकी उससे पूछता है कि उसे किस तरह की इन्फॉर्मेशन चाहिए, जिसपे लिन ब्लैकी को बताता है कि उसे गोल्डन फ्लेम डेजर्ट सातों ट्राइब की न्यूज चाहिए। ये एक ऐसा ट्राइब है जो कि डेजर्ट के अंदर रहता है। ब्लैकी उसे सातों ट्राइब के बारे में बताता है कि वो ब्लैक स्टील स्टेज के मॉन्स्टर होते हैं, जो कि ताकतवर होते हैं, 5 मीटर तक लंबे होते हैं, हाई अटैक पावर होती है, साथ ही में वो ग्रुप के अंदर रहते हैं और उनके पास कमाल की फिजिकल स्ट्रेंथ होती है। लेकिन उनके पास समझ की काफी ज्यादा कमी होती है, बेवकूफ ही समझो, लेकिन वो काफी ज्यादा रूथलेस और क्रूअल होते हैं। ब्लैकी उसे बताता है कि वो सेफ्टी पास से अलग रास्ते में जा रहा है, जो कि सातों ट्राइब की तरफ जाता है। लिन उसे बताता है कि वो असल में यही करने के लिए आया है। वो कुछ फ्रेगमेंट्स को इकट्ठा करना चाहता है ताकि समन कार्ड को अलग अलग तरीकों से इस्तेमाल कर सके, और ऊपर से वो ग्रुप में रहेंगे तो फिर उनका शिकार करना काफी ज्यादा इजी होगा, और साथ ही में डेजर्ट के अंदर जो मॉन्स्टर रहते हैं उन पे राइड करना काफी ज्यादा आसान होता है। असल में लिन उनका इस्तेमाल किसी गाड़ी की तरह करना चाहता था, जिनके साथ वो लंबी दूरी को काफी आसानी के साथ तय कर सकता है। हालांकि ब्लैकी को ये प्लान कुछ ठीक नहीं लगता है, क्योंकि लिन अकेला था और वो अकेले पूरे ग्रुप को कैसे संभालेगा। लेकिन लिन आगे से कहता है कि किसने कहा भाई कि मैं अकेला हूँ। अगला सीन सातों ट्राइब का देखते हैं और ये लोग इंसानों की तरह ही रह रहे हैं, कैंप वैम्प लगा के, जिनके बाद हमें इनका सुंदर मुखड़ा भी दिखाया जाता है और ये बस ऑर्क की तरह है, कुछ खास नहीं। हम देखते हैं कि ये मॉन्स्टर आराम से भाई अपना गाना बजाना कर रहे थे कि उसी टाइम पे वैन इनके ऊपर पत्थर फेंक के मारता है, तो फिर ये सभी भागते हुए बाहर जाते हैं। तब इनको वैन वहाँ पे दिखाई देता है, जो कि इनसे कह रहा था कि हाय मेरे को खाना चाहिए। लेकिन वो मॉन्स्टर अपना लठ निकालता है और लिन के ऊपर दे मारता है। हालांकि लिन बड़ी मुश्किल से ही उसे डॉज कर पाया था, लेकिन उसे इतना समझ में आ जाता है कि ये बेवकूफ हैं, इसीलिए वो तुरंत वहाँ से भागते हुए कहता है कि अगर मुझे खाना चाहते हो तो फिर मेरे पीछे आओ। और वो मॉन्स्टर सच में बेवकूफ था, इसीलिए वन के पीछे जाने लगता है और उसी पल बाई आगे बढ़ता है और उसके गले को काटते हुए पार निकल जाता है। इसके बाद बाई उसके सर को धड़ से अलग करता है और इसी तरीके से वो मॉन्स्टर अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठता है। इसीलिए कहा जाता है कि लालच बुरी बला है। इसके बाद लिन बाई की तारीफ करते हुए कहता है कि मुझे पता था कि तुम कमाल के हो, इसीलिए मैंने तुम्हें चुना था। ब्लैकी को भी समझ में आ जाता है कि अकेले न होने से मतलब बाई का था कि वो मॉन्स्टर को समन कर सकता है। जिसके बाद लिन बाई के पास जाता है और उसे कहता है कि अगर तुम अकेले ही इन सभी को संभाल सकते हो तो फिर मेरी जरूरत क्या ही है, और मुझे अपनी जान खतरे में डालने की जरूरत नहीं है, इसीलिए जाओ उन सभी को खत्म कर दो, जाओ। खैर उसी टाइम पे लिन के सामने सिस्टम की विंडो आती है, जो कि उसे बताती है कि उसे लाइफ फोर्स मिल चुका है, और उसी टाइम ने उसके पीछे से एक लाइफ फोर्स बार आता है, जो कि उसकी लाइफ साइकिल को बढ़ाने लगता है। ब्लैकी लिन को बताता है कि वो ये बताना भूल गया था कि मॉन्स्टर जो वो समन करता है उनकी भी लाइफ साइकिल प्रोसेस होती है, और अगर उनकी लाइफ फोर्स बढ़ेगी तो लिन की भी लाइफ फोर्स बढ़ेगी, और जब उसका समन किया हुआ कोई मॉन्स्टर किसी दूसरे मॉन्स्टर को मारेगा तो फिर वो उनकी लाइफ फोर्स को भी 50% चुरा लेगा, और वो चुराया हुआ 50% डायरेक्ट लिन की लाइफ साइकिल के अंदर जाएगा। और क्योंकि बाई की अभी लाइफ साइकिल पूरी तरीके से फुल है, तो वो सारी लाइफ साइकिल हमारे सीधा लिन के पास ही जाती है, इसीलिए लिन के पास टोटल 3 लाइफ साइकिल हो जाती हैं, लेकिन वो बाद में बढ़ के 3 से 28 हो जाती हैं। इससे लिन और भी ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि अब तो मैं लंबा जीऊंगा, और शायद से लाइफ साइकिल की मदद से मैं ब्रेक थ्रू भी कर सकता हूँ और ब्लैक स्टील स्टेज पे आ जाऊँ। और क्योंकि लिन को अब मरने की चिंता नहीं थी, इसीलिए वो भाई अपनी शॉट निकालता है और भाई से कहता है कि चलो शिकार पे।
अब मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है, हम दोनों मिलके सभी ग्रुप वालों को मार गिराएंगे। जिसके बाद हम लोग दो मॉन्स्टर को देखते हैं जो कि भाई सो के उठे थे और मस्त जमाई लेते हुए एंजॉय कर रहे थे। तो तुरंत भाई आगे बढ़ता है और अपने पंखों का इस्तेमाल करते हुए उसे पकड़ लेता है और उसी टाइम पे लिन बाहर निकलता है जो कि अपने शॉट को लठ की तरह इस्तेमाल करते हुए उस शॉट के सर के ऊपर मार के उसकी सिट्टी पिट्टी गुल कर देता है और उसी टाइम पे भाई दूसरे मॉन्स्टर को भी संभाल लेता है। लेकिन इतना ज्यादा हल्ला गुल्ला मचाने की वजह से बाकी जितने भी मॉन्स्टर थे वो सभी भी जाग उठते हैं। जिसके बाद वो सभी ग्रुप में उन दोनों के ऊपर हमला करने लगते हैं। लेकिन उन दोनों का डुओ कुछ ज्यादा ही शक्तिशाली था, इसीलिए वो दोनों मिलकर सोलो वर्सेस स्क्वाड करके जितने भी मॉन्स्टर आ रहे थे उन सभी को एक एक करके हराते जा रहे थे और साथ ही में लिन को सातों फ्रेगमेंट मिलते जा रहे थे जो कि इन्हीं मॉन्स्टर के फ्रेगमेंट थे। इसके बाद जो लिन के पास 152 एम्प्टी बार्स थे वो सभी फुल हो जाते हैं। इसीलिए ब्लैकी उससे कहता है कि वो एक्सटर्नल लाइफ फोर्स का इस्तेमाल करे ग्रे बार को एक्टिवेट करने के लिए और उसके एक्टिवेट होने के बाद वो ब्रेक थ्रू कर सकता है। लिन अपने मन के अंदर सोचता है कि कुछ टाइम पहले वो इसे एक्टिवेट करने के बारे में सोच भी नहीं सकता था, लेकिन अब सब कुछ इतना ज्यादा इजी हो गया है कि वो बिना कुछ सोचे समझे उसे एक्टिवेट कर सकता है और बहुत जल्द ही वो ब्लैक स्टील स्टेज पे भी आ जाएगा। जिसके बाद वो दोनों मिलके वहाँ पे और भी फाइट करते हैं और जितने भी बचे कुछ मॉन्स्टर थे उन सभी का भी गेम बजा देते हैं। लेकिन जब लिन वहाँ से जा रहा था उसी टाइम पे उसे किसी के बहुत जोरों से चिल्लाने की आवाज आती है। लिन को पता चलता है कि आस पास कोई बंदा है जो कि अभी तक मरा नहीं है। तो ब्लैकी उससे कहता है कि तुम तो मुसीबत में पड़ने वाले हो और उसी के आसपास हम कुछ लोगों को देखते हैं जो कि कैंप लगाए हुए थे और उनको भी किसी के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। हमें इन लोगों की बातों से पता चलता है कि जो इंसान चीख रहा था वो असल में सातू मॉन्स्टर था। इन लोगों को ऐसा लगता है कि वो बजर्ग हो गया है यानी कि बौखला गया है, लेकिन ये लोग उसके पास जाने के बारे में सोच भी नहीं सकते थे क्योंकि वो एक शक्तिशाली मॉन्स्टर था और वो अकेले ही इन चारों की लाशें बिछा सकता है। एक बंदा कहता है कि जिस किसी ने भी सातों मॉन्स्टर के एरिया के ऊपर हमला किया है या तो वो लार्ज वुल्फ होंगे, लार्ज फैंग मॉन्स्टर होंगे जो कि सातों के एरिया के ऊपर हमला करने वाले हैं और उनके बीच में बहुत बड़ी खूनी लड़ाई होने वाली है। जिसके बाद हम लोग लिन को देखते हैं और उसके सामने जमीन को चीरते हुए एक तगड़ा मॉन्स्टर बाहर निकलता है। लिन बताता है कि ये 10 मीटर से भी ज्यादा लंबा है। ब्लैकी उससे कहता है कि किसने कहा था कि हद से ज्यादा छोटे वालों को मार दो, अब तुम्हारे सामने एक बड़ा आ गया है तो फिर मैं तुमको बस गुड लक कह सकता हूँ। जिसके बाद हमें पता चलता है कि ये मॉन्स्टर साउथ ट्राइब का लीडर है जो कि ग्रीन कॉपर स्टेज पे है। जिसके बाद लिन और बाई मिलके दोनों उसके साथ फाइट करने लगते हैं, लेकिन उन दोनों के हमलों का असर लीडर के ऊपर बिल्कुल भी नहीं हो रहा था क्योंकि लीडर की स्किन काफी ज्यादा मोटी थी, इसीलिए नॉर्मल हमले उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पा रहे थे और उल्टा वो अपने पत्थर के लट्ठे से लिन और बाई के ऊपर बार बार हमला करके उन्हें बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्ट कर रहा था। तो फिर लिन अपने पास से गन बाहर निकाल लेता है और अपने मन के अंदर सोचता है कि ये मॉन्स्टर काफी ज्यादा हाई लेवल का है, अगर वो इसी तरीके से अटैक्स को होने देता है तो फिर वो जल्द ही मारा जाएगा। इसीलिए लिन अपना सारा फोकस उस मॉन्स्टर के वीक पॉइंट्स के ऊपर करता है जैसे कि हेडशॉट, लेकिन इसके बावजूद वो गोलियां उसके सर को छेद नहीं पाती हैं और उनके ऊपर बस हल्की सी ही चोट आती है। इसके बाद लिन मॉन्स्टर के ऊपर हमला करते हुए बाई से कहता है कि वो उसके ऊपर पीछे से अटैक करे। बाई बिल्कुल ऐसा ही करता है और वो मॉन्स्टर के ऊपर पीछे से अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन मॉन्स्टर को इसके बारे में पता लग जाता है और वो तुरंत पीछे की तरफ घूम के बाई के ऊपर हमला करता है। लेकिन बाई भी जल्दी से फुर्ती दिखाते हुए अटैक को डॉज कर लेता है, लेकिन उसी टाइम पे लिन उस मॉन्स्टर के पीछे आ जाता है और वो बाई को ऑर्डर देता है कि वो इस मॉन्स्टर को मार दे। मॉन्स्टर को समझ में आ जाता है कि बाई उसके खिलाफ नहीं है और वो उसको नहीं हरा पाएगा, इसीलिए वो जल्दी से लिन की तरफ घूमता है और तेजी से उसके ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ने लगता है। हालांकि लिन ने ये चाल चली थी ताकि वो मॉन्स्टर को अपने पास बुला ले। जिसके बाद लिन एमओ चेंज कर देता है और तुम्हें तो पता ही था कि लिन अपने साथ डिस्ट्रक्टिव यानी कि लग के दगने वाली गोली लेके आया था। जिसके बाद वो मॉन्स्टर के तीनों सरों के ऊपर एक एक गोली मारता है और जैसे ही बुलेट एक्सप्लोड होती है तो मॉन्स्टर का सर फट जाता है और वो इसी तरीके से अपना दम तोड़ देता है। मॉन्स्टर जैसे ही वहाँ से गायब हो जाता है तो ब्लैकी लिन के पास आता है। लिन ब्लैकी को देख के उससे कहता है कि जैसे ही खतरा दिखाई देता है तो आप भाई साहब तुरंत गायब हो जाते हैं। इस पे ब्लैकी आगे से कहता है कि अगर मैं मदद नहीं कर सकता हूँ तो मैं बर्डन ही क्यों बनूं, इसीलिए मैं यहाँ से चला जाता हूँ। उसी टाइम पे लिन के पास सिस्टम की विंडो आती है जो कि उसे बताती है कि उसके पास सेतु मॉन्स्टर का कार्ड सेट आया है, यानी कि उसने अभी तक जितने भी मॉन्स्टर को मारा है उन सभी के अलग अलग तरह के टाइप्स को वो समन कर सकता है। अभी थोड़ी देर में तुम्हें समझ में आएगा। और साथ ही में लिन को एक अपग्रेड कार्ड भी मिलता है क्योंकि उसने एक हाई लेवल के मॉन्स्टर को मारा था जो कि उसे काफी ज्यादा ऊपर की रैंक पे था। जिसपे लिन आगे से खुश हो जाता है और कहता है कि चलो कम से कम मेरी किस्मत इस बार तो मेरा साथ दे गई। लेकिन उसी टाइम पे ब्लैकी उससे कहता है कि तुम्हारी किस्मत अभी भी तुम्हारे साथ नहीं है, अगर बाई ने उस मॉन्स्टर को मारा होता तो फिर तुम डायरेक्ट उस मॉन्स्टर की लाइफ फोर्स को एब्जॉर्ब कर सकते थे। जिसके बाद
बाद लिन के पास उसका नया मॉन्स्टर कार्ड आ जाता है, जिनकी मदद से लिन अब दोबारा से ऑर्क को भी समन कर सकता था, जिनके साथ उसने अभी तक फाइट की है। लेकिन इसकी रेटिंग अभी भी कचड़ा थी बिकॉज ऑफ लिन। लेकिन लिन उसके स्टेटस और एबिलिटी को देख के काफी ज्यादा हैरान हो गया था, क्योंकि ये एबिलिटी काफी ज्यादा अच्छी थी। इसके बाद लिन ब्लैकी से पूछता है कि उसने पहले बाई की स्किल की एबिलिटी को ड्रॉ कर लिया था, यानी कि यूज किया था, इसीलिए वो इस बार सातों मॉन्स्टर ट्राइब की एबिलिटी को यूज करना चाहता था, जो कि मस्कुलर स्किल थी। लेकिन ब्लैकी लिन से कहता है कि उसे हाई एचपी चाहिए ताकि वो मॉन्स्टर के ऊपर अच्छे से अटैक कर सके, नहीं तो बिना हाई एचपी के उसके लिए ये एबिलिटी बिल्कुल बेकार है। लेकिन लिन उसकी बातों को बिल्कुल भी नहीं सुनता है और उससे कहता है कि एबिलिटी दे। जिसके बाद लिन के पास कई सारे फ्रेगमेंट इकट्ठा हो गए थे, जो कि सातों ट्राइब के थे, और लिन के पास अभी टोटल 3 मॉन्स्टर कार्ड थे। लेकिन ब्लैकी लिन को बताता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि उसके पास कितने सारे मॉन्स्टर कार्ड आ जाते हैं, लेकिन वो सिर्फ एक मॉन्स्टर को ही समन कर सकता है। अगर लिन को एक से ज्यादा मॉन्स्टर समन करने हैं तो फिर उसे ताकतवर बनना पड़ेगा, नहीं तो वो इस तरीके से सिर्फ एक ही मॉन्स्टर को समन कर पाएगा। जिसके बाद लिन बाई को वापस कार्ड फॉर्म में रख लेता है और उसे आराम करने के लिए भेज देता है। इसके बाद लिन वहाँ पे सातों ट्राइब के लीडर को समन करता है और उससे कहता है क्योंकि वो ताकतवर और स्ट्रॉन्ग है और बड़ा है, इसीलिए वो उसको ट्राइरेंट बुलाएगा। इस पे ब्लैकी कहता है कि घटिया नाम है, लेकिन हम इसको सातों ही बुलाएंगे क्योंकि बोलने में आसान है। इसके बाद हमें पता चलता है कि सातों ब्लैक स्टील 3 स्टार रेटिंग पे है। ब्लैकी लिन से पूछता है कि वो अपने प्लान को फॉलो करने वाला है कि वो सातों का इस्तेमाल करेगा राइड के तौर पे, ताकि वो पूरे सहारा रेगिस्तान को पूरा कर सके। लेकिन लिन बताता है कि उसके पास एक अलग ही प्लान है। इसके बाद वो सातों को अपने बैग के अंदर रख लेता है और बताता है कि सातों काफी ज्यादा कमाल का है और बाई काफी ज्यादा अच्छा है, इसीलिए वो उन दोनों का इस्तेमाल ऐसे थोड़ी ना करेगा, क्योंकि वो दोनों ही उसके ट्रम्प कार्ड हैं। इसके बाद लिन वहाँ पे एक नॉर्मल सातों मॉन्स्टर को बुलाता है, जो कि दिखने में बिल्कुल नॉर्मल था, जिसको देख के ब्लैकी लिन से कहता है कि तुम तो पूरी प्लानिंग करते हुए आए हो, ऐसा लगता है कि मैं ही यहाँ पे बेवकूफ था। इसके बाद ब्लैकी हमें बताता है कि लिन यहाँ पे क्या करने के बारे में सोच रहा है, क्योंकि लिन के पास सेम टाइप के 3-4 कार्ड रखे हैं, जैसे कि ट्रायंड कार्ड, जिनमें से जो सातों लीडर है वो सबसे ज्यादा हाई लेवल का कार्ड है, और सातों ट्राइब के अंदर जो बाकी मॉन्स्टर थे जो कि कम लेवल के हैं, इसीलिए ट्रायंड यानी कि सातों लीडर वो बाकी बचे कार्ड्स को डिवोवर कर सकता है और अपनी एबिलिटी को और भी ज्यादा बढ़ा सकता है। इसीलिए लिन का प्लान ये था कि वो टायरेंट कार्ड का इस्तेमाल करेगा इन नॉर्मल ट्रायंड मॉन्स्टर के कार्ड को एब्जॉर्ब करने के लिए, जिससे उसकी एबिलिटी बढ़ जाएगी। लेकिन उससे पहले लिन इन सभी कार्ड्स का इस्तेमाल कर लेगा, जैसे कि राइड करने के लिए, बाकी सभी कामों के लिए। इसके बाद लिन ये भी बताता है कि उसे जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो और भी कई सारे सातों ट्राइब के मॉन्स्टर्स को पकड़ना चाहता है, ताकि जब वो आराम कर रहा हो तो फिर कई सारे मॉन्स्टर उसे गार्ड कर सकें। और मिशन खत्म होने के बाद लिन इन सभी छोटे मोटे कार्ड्स को टायरेंट कार्ड को दे देगा डिवोवर करने के लिए, जिससे टायरेंट कार्ड और भी ज्यादा शक्तिशाली हो जाएगी। जिसपे ब्लैकी लिन से कहता है कि मैंने तो कभी भी नहीं सोचा था कि भाई तुम इतने ज्यादा होशियार निकलोगे और तुमने इतनी दूर का सोच रखा होगा। इसके बाद लिन उस सातों मॉन्स्टर का इस्तेमाल करते हुए तेजी के साथ सहारा रेगिस्तान को पार करने लगता है। खैर जब वो सातों मॉन्स्टर तेजी के साथ भागते हुए जा रहा था, तभी उसका पैर एक ट्रैप में फंस जाता है, जो कि जंजीरों की बनी हुई थी। इस वजह से लिन और वो दोनों ही नीचे जाके गिरते हैं। जिन लोगों ने लिन को गिराया था वो लोग लिन से कहते हैं क्या उसे मरने से डर नहीं लगता है, जो खुलेआम यहाँ पे मॉन्स्टर का इस्तेमाल कर रहा है इधर उधर भागने के लिए। इसके बाद हमें पता चलता है कि ट्रैप बिछाने वाले और कोई नहीं, ये 3 पार्टिसिपेंट थे जो कि अमीर बाप की बिगड़ी औलाद थे। इसीलिए वो लोग लिन का मजाक उड़ाते हुए कहते हैं कि एक बच्चा जो कि अभी तक ब्लैक स्टील रैंक पे भी नहीं पहुंचा है, लेकिन इसके बावजूद हंटर एग्जाम देने के बारे में सोच रहा है। जिसपे लिन भी उनकी बेइज्जती करते हुए कहता है कि मुझे तो लगा था कि यहाँ पे कोई अजीब मॉन्स्टर होगा, लेकिन ये तो पुराने इंसान हैं। जिसपे पीले बाल वाले बंदे की जलने लगती है और वो चिढ़ते हुए कहता है कि तुम किसे मॉन्स्टर कह रहे हो। लेकिन जिसने चश्मा पहन रखा था ये थोड़ा होशियार किस्म का बंदा था, इसीलिए वो लिन से कहता है कि उसने जानबूझ के लिन को गिराने के लिए यहाँ पे ये जाल नहीं लगाया था, वो लोग तो बस मॉन्स्टर से बचने के लिए जाल लगाए थे। इसीलिए लिन उन लोगों से कहता है कि साइड में हट जाओ, मुझे अभी भी आगे बढ़ना है ताकि मैं अपने मिशन को पूरा कर सकूं। और लिन अपने मन के अंदर सोचता है कि ये इनका लीडर जरूर है, लेकिन इसके बावजूद इसे लगता है कि मैं इसकी मीठी मीठी बातों में आ जाऊंगा, लेकिन इसे क्या पता कि मैंने खट्टी टॉफी खाई है। वो बंदा लिन से कहता है कि एग्जाम इतना ज्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन इसके बावजूद ये काफी ज्यादा टफ है, और उसने जो मॉन्स्टर समन किया है वो भले ही ताकतवर हो, लेकिन इसके बावजूद ये कमजोर है, क्योंकि पहाड़ पे चढ़ते वक्त ये पहाड़ के ऊपर नहीं चढ़ पाएगा और उसे पहाड़ को चढ़ने में काफी ज्यादा दिक्कत आएगी। इसीलिए ये चश्मिश लिन से कहता है कि हम लोग एक टीम को ज्वाइन कर लेते हैं। इसके बाद स्नो माउंटेन के ऊपर वो लोग लिन की मदद करेंगे स्टोन माउंटेन को चढ़ने में और उसे पार करने में। लेकिन लिन अभी भी उनके ऑफर को मना कर देता है और कहता है कि वो अकेले रहना ज्यादा पसंद करता है। लेकिन वो लोग लिन को पकड़
कर लेते हैं और उसे कहते हैं कि वो इस बारे में दोबारा सोच सकता है। जैसे लिन को पता चल जाता है कि अब ये असली रंग दिखाने वाले हैं, जिस पे पीले वाले बंदे का सब्र खत्म हो जाता है और वो चिल्लाते हुए कहता है कि उसे लिन की जरूरत नहीं है, बस वो उसके साथू मॉन्स्टर को चाहता है ताकि वो लोग स्नो माउंटेन तक पहुंच सके। और यहाँ पे किसे फर्क पड़ता है कि अगर लिन यहाँ पे मारा भी जाता है, अगर वो समनर है तो क्या फर्क पड़ता है। जो कि यू फैमिली यहाँ पे काफी ज्यादा नोबल फैमिली है, इसीलिए वो बिल्कुल भी एक नोबल फैमिली को उदास करने के बारे में या फिर उसे निराश करने के बारे में नहीं सोचेगा। लेकिन लिन उसे घूरते हुए कहता है कि साइड में हट जा, इससे पहले कि मैं तेरी गुद्दी चटका दूं। और लिन को समझ में आ जाता है कि नोबल फैमिली गोल्ड रैंक की हंटर्स होती है, इसीलिए गवर्नमेंट और एसोसिएशन उन्हें काफी ज्यादा इज्जत देती है और उन्हें एक्नॉलेज करती है। इसी वजह से इस पंछी के पड़ कुछ ज्यादा ही फड़फड़ा रहे हैं। इसके बाद वो चश्मिश लिन से कहता है कि वो लोग यहाँ पे लड़ाई दंगा नहीं करना चाहते थे, लेकिन लिन के रवैये यानी एटीट्यूड की वजह से उन्हें गुस्सा आ गया है, इसीलिए लिन को अब प्राइस तो पे करना ही पड़ेगा और उसे भरपाई करनी पड़ेगी। पीले बाल वाला बंदा लिन से कहता है कि लिन जैसे लोगों को पहले मारना पीटना पड़ता है, जिसके बाद वो लोग अपने होश ठिकाने पे लाते हैं। इसके बाद वो सभी लोग लिन के ऊपर चढ़ाई कर देते हैं एक साथ और एक साथ हमला करने लगते हैं। वो लोग सबसे पहले लिन के मॉन्स्टर के ऊपर हमला करते हैं, लेकिन मॉन्स्टर एक ही झटके में वहाँ से गायब हो जाता है। तो वो लोग लिन का निशाना बनाते हैं, क्योंकि सबसे पहले समनर को पकड़ना चाहिए अगर उन लोगों को मॉन्स्टर चाहिए। लेकिन लिन उसी टाइम पे अपने हुकुम के एक को बुलाता है, जो कि होता है बाई, और वो एक ही बार में पीले बाल वाले लड़के के ऊपर हमला करके उसकी सिट्टी पिट्टी गुल कर देता है। उसी टाइम पे दो लोग पीले बाल वाले बंदे की मदद करने के लिए आगे बढ़ रहे थे, तो लिन जल्दी से बाई को कैंसिल करता है और वहाँ पे टायरेंट को समन करता है, और वो एक ही बार में उन दोनों के मुंह के ऊपर एक एक घूंसा मार के उनका जबड़ा तोड़ देता है और वो दोनों भी नॉकआउट हो जाते हैं। चश्मिश आगे से चिल्लाते हुए कहता है कि एक बंदा जो कि अभी तक ब्लैक स्टील स्टेज पे भी नहीं पहुंचा है, वो एक साथ 3 समनर्स को समन नहीं कर सकता है। ये बिल्कुल नामुमकिन है, ये कैसे हो सकता है। उसी टाइम पे लिन टायरेंट का यूज करते हुए उन लोगों से कहता है कि तुम तो मुझे सबक सिखाना चाहते थे ना, अब क्या हुआ, क्या तुम लोग मुझे सबक नहीं सिखाओगे। इसके बाद टायरेंट पीले बाल वाले बंदे का खेल खत्म करने के लिए आखिरी घुसा मारने वाला था, लेकिन उसी टाइम पे चश्मिश अपनी शील्ड का इस्तेमाल करते हुए हमले को ब्लॉक करता है और वो लिन से कहता है कि हम लोग बैठ के बात कर सकते हैं, हमें बात करने की जरूरत है। वहीं पे उसके जो शील्ड थे वो पूरी तरीके से क्रैक हो गई थी, यानी कि हमारे टायरेंट की स्ट्रेंथ ग्रीन कॉपर लेवल के बराबर थी। तो फिर लिन भी उनके साथ बात करने को मान जाता है और उनसे कहता है कि चलो देख ही लेते हैं कि तुम लोग क्या कहना चाहते हो। इसके बाद चश्मिश आगे बढ़ता है और वो लिन से कहता है कि ये उनकी गलती थी, इसीलिए वो लोग माफी मांगते हैं और उसके बदले में वो लोग कंपनसेट करने को भी राजी हैं। लेकिन पीले बाल वाले बंदे की अकल अभी भी ठिकाने नहीं आई थी और वो आगे से चिल्लाते हुए कहता है कि वो हम सभी को नहीं मार सकता है, नहीं तो वो एग्जाम के सभी राइट्स को खो देगा। इसके बाद उसे हमेशा के लिए यहाँ से ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा और वो कभी भी एग्जाम देने के लिए अंदर नहीं आ सकेगा। और ऊपर से नोबल फैमिली के मेंबर को मारना बहुत बड़ा क्राइम होता है, इसीलिए गवर्नमेंट उन्हें कभी भी नहीं छोड़ेगी और उनके ऊपर बहुत बड़ा केस चलेगा। लेकिन चश्मिश उसे अभी भी शांत होने को कह रहा था। इसके बाद वो आगे बढ़ता है और लिन से कहता है कि उसकी जो कोई फैमिली बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसीलिए वो लिन की मदद करेगा और उससे माफी भी मांगेगा और साथ ही में उसका दोस्त भी बन जाएगा। और लिन को ये भी ऑफर करता है कि वो उसे अपनी इन्वेंटरी से एक इक्विपमेंट दे देगा। लेकिन लिन उसे कहता है कि उसे किसी भी इक्विपमेंट की जरूरत नहीं है और न ही उनमें से किसी की दोस्ती चाहिए, उसको बस पीला बाल वाला बंदा चाहिए और उसकी इन्वेंटरी से सब कुछ चाहिए। और उसको जो मेंटल इंजरी हुई है इसके लिए लिन कंपनसेट भी चाहता था, लेकिन पीले बाल वाले बंदे की अकल अभी भी ठिकाने नहीं आई थी, इसीलिए वो लिन से कहता है कि वो एक यूजलेस समनर है और कुछ भी नहीं। इसके बाद वो लिन के ऊपर हमला भी करता है कुछ सूरिकन के साथ, लेकिन टायरेंट अपने हाथ की मदद से उसे ब्लॉक कर लेता है। इसके बाद लिन भी अपना कट्टा निकाल लेता है और जितने भी सूरिकन उसकी तरफ आ रहे थे लिन उनके ऊपर बुलेट शूट करके उन्हें भी ब्लॉक कर लेता है। जिसके बाद लिन 1-2 गोली उसके कंधे के ऊपर भी चला देता है, जिससे वो काफी ज्यादा घायल हो जाता है। इसके बाद वो चश्मिश से कहने लगता है कि मेरी मदद करो और मुझे बचा लो, लेकिन चश्मिश अपना सर दूसरी तरफ फेर लेता है। इसके बाद लिन पीले बाल वाले बंदे के पास आता है और उससे कहता है कि मैं तुम्हें 3 सेकंड दूंगा, 3 सेकंड के अंदर अपने आखिरी शब्द बताओ, नहीं तो हमेशा के लिए इस दुनिया को गुड बाय कह दो। लेकिन वो बंदा लिन से कहता है कि तुम्हारे अंदर मुझे मारने की हिम्मत बिल्कुल भी नहीं है। नहीं तो लिन उससे कहता है नहीं तो क्या, नहीं तो मैं क्वालिफिकेशन खो दूंगा एक हंटर बनने की। क्या तुम्हें अभी भी लगता है कि मुझे इसके बारे में फर्क पड़ता है? मैं अभी तक ब्लैक स्टील स्टेज पे भी नहीं पहुंचा हूँ, लेकिन इसके बावजूद मॉन्स्टर्स को समन कर सकता हूँ और वो सभी के सभी ताकतवर हैं और ऊपर से मेरे पास तो 3 मॉन्स्टर हैं। भले ही मैं कोई ऑफिशियल हंटर न बनूं, लेकिन यहाँ पे कई सारे पावर हाउस हैं जो कि मुझे अपने अंदर काम दे सकते हैं और मुझे उनके लिए काफी अच्छे पैसे भी मिलेंगे। और रही बात तुम्हारे हंटर एसोसिएशन के मेरे पीछे आने की, तो फिर तुम्हें नहीं, यहाँ पे जितने यंग मास्टर हैं मैं उन सभी को मौत के घाट उतार सकता हूँ।
बिना किसी सबूत के, और अगर उनके पास सबूत ही नहीं होगा तो वो मेरे पीछे कैसे आएंगे। जिस पे अब उस बंदे की फटने लगती है और वो लिन से कुछ कहने ही वाला था, लेकिन लिन उसकी बातों को अनसुना करते हुए ट्रिगर दबाता कि उससे पहले ही चश्मिश लिन को दोबारा रोक लेता है और उससे कहता है कि अगर वो उसे बख्श देता है तो वो अपनी तरफ से लिन को कुछ भी देगा। वह पे पीले बाल वाला बंदा भी अब लिन के सामने सरेंडर कर देता है और उससे कहता है कि उसके पास ब्लैक स्टील रैंक के 4 इक्विपमेंट हैं और वो सारे इक्विपमेंट लिन रख सकता है और साथ ही में उसकी इन्वेंटरी के अंदर जो भी चीजें हैं लिन उन सभी चीजों को भी रख सकता है। इस पे लिन उसकी बात को मान लेता है और उससे कहता है कि मैं तो तुम्हें मारने वाला था, लेकिन क्योंकि तुम यंग मास्टर हो इसीलिए मैं तुम्हें थोड़ी इज्जत दिए देता हूँ। लिन हमें बताता है कि वो इनमें से किसी को भी नहीं मारना चाहता था, लेकिन इन सभी नोबल पिल्लों को कुछ ज्यादा ही शौक चढ़ा हुआ था मरने का, इसीलिए लिन को काफी ज्यादा गुस्सा आया और वो इन्हें मारने ही वाला था। लेकिन इन सभी चीजों के बाद शायद से ज़ाओ कुई उन्हें बिल्कुल भी परेशान करने के बारे में नहीं सोचेगा। खैर उसी टाइम पे लिन को एक और बंदा दिखाई देता है और जब लिन पीछे मुड़ के मुड़ता है तब उसे पता चलता है कि ये और कोई नहीं उसका दोस्त तो हुआंग है। इसी के साथ ये वीडियो यहीं पे खत्म होती है। और मेरी एक बात सुनते जाओ, अगर तुम्हें लगता है कि वीडियो में लेट से अपलोड कर रहा हूँ तो फिर तुम लोग गलत हो। मैं तुम्हें सच से सच्ची बताता हूँ, ये वीडियो 3 दिन पहले ही रिकॉर्ड होके एडिट हो चुकी है, यानी कि ये 2 दिन पहले ही अपलोड हो जानी चाहिए थी। लेकिन मेरा प्यारा यूट्यूब इस समय इतनी ज्यादा शैतानियां कर रहा है कि मेरे लिए यूट्यूब को कंटिन्यू कर पाना काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा है। मैं कैसे भी वीडियो को एडिट करूं, उन्हें लगाऊं, कैसे भी बोलूं, बात बात पे कॉपीराइट आ ही जा रहा है। स्ट्राइक नहीं है, बस ये क्लेम है जो कि सेक्सुअल सीन्स 18+ कंटेंट या फिर गंदी भाषा यानी कि गाली गलौज करने पे ही आता है। और मैं इस बात को एक्सेप्ट करता हूँ कि मेरे में सेक्सुअल सीन रहते हैं, लेकिन गाली ना के बराबर। और जो सेक्सुअल सीन रहते हैं वो भी भाई बहुत कम होते हैं, ना के बराबर। खाली चेहरे के एक्सप्रेशन रहते हैं बस। लेकिन इसके बावजूद यूट्यूब को कुछ ना कुछ दिक्कत है या फिर कोई अभी बग चल रहा होगा। इसीलिए वीडियो लेट आने की वजह से अगर तुम मुझे गाली देना चाहते हो तो मुझे गाली बिल्कुल मत देना, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ। और बाकी अगर ये बग ठीक हो जाता है तो फिर तुम्हें वीडियो रेगुलर मिलने लगेंगी, क्योंकि मैं इस समय सही से काम कर रहा हूँ।